नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 18 स्वदेश पे। तो एक नए ट्रेडिंग डे की शुरुआत ग्लोबल क्यूज थोड़े से कमजोर दिखते हुए, क्रूड थोड़ा नर्म होते हुए, लेकिन आज निफ्टी पर किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बैंक निफ्टी क्या इंडिकेट कर रहा है, सारे डेटा ट्रेडर्स के व्यू पॉइंट से, एफएनओ के लिहाज से समझ लेते हैं। अजय और डिम्पी हमारे साथ हैं। अजय, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रियंका, गुड मॉर्निंग मानसी। आज सुबह आपको शायद एसजीएक्स निफ्टी देख के मामूली नरमी नज़र आ रही हो, बट मैं आपको ये बता दूं कि ग्लोबल क्यूज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। इनफैक्ट एशिया आज सुबह अपने नीचे के लेवल से काफ़ी अच्छा रिकवर करता हुआ नज़र आया है लास्ट 5 मिनट में। तो अपना ग्लोबल स्क्रीन अपडेट कर देंगे, लेकिन अगर आप देखें कि 200-300 पॉइंट की गिरावट बहुत मामूली गिरावट है। अगर आप रिसेंट हाई से देखें 8100 के लेवल से, और कल भी वही आई टेस्ट। वेदर बाइंग ऑन डिप इमर्ज हो रही है या नहीं, उसका आज सुबह आएगा। इनफैक्ट एसजीएक्स निफ्टी भी 110 पॉइंट नीचे खुला था और इस समय 85-90 पॉइंट्स नीचे ही रह गया है। वहाँ भी रिकवरी देखने को मिल रही है इन लाइन विद जो रेस्ट ऑफ एशिया में हो रहा है। तो आज सुबह अगर हम 80 या 100 पॉइंट नीचे गिरते हैं, वहाँ पे अटेम्प्ट होती है, प्रोबेबिलिटी है कि आज फर्स्ट हाफ में जो डेज लो बनेगा वो डेज लो फर्स्ट हाफ में बन जाएगा और आज सुबह की डिप को लोग अटेम्प्ट करेंगे। डीआई पॉजिटिव है, एफआई फ्लोज थोड़ा नेगेटिव आए, लेकिन ये मत भूलिए कि उसके अंदर कुछ ब्लॉक्स भी हुए हैं, तो ये डेटा पूरी तरह रीड नहीं किया जा सकता। सेंटिमेंट थोड़ा कॉशियस हो गया है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस ओवरनाइट वापस से 4-5% नीचे आए हैं। जब तक ये नीचे रहेंगे, बाइंग और डिप इमर्ज करेगी। और ये मत भूलिए कि लास्ट 2-3 दिनों से ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस आपको मिड कैप एंड ऑफ द मार्केट में मिल रही है। माहौल बाइंग डिप्स का है, अटेम्प्ट हो रहा है बाइंग। मिड कैप में बहुत एक्शन और ट्रेडर्स डरे सहमे साइडवेज नहीं है। जहाँ जहाँ पे बड़े प्रॉफिट्स हैं वहाँ पे बुकिंग कर रहे हैं और मिड कैप्स में बहुत एक्टिव। और आज तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा मिड कैप एक्शन, क्योंकि बहुत सारे नए सर्किट फिल्टर्स रिविजन हुए हैं और 80-90% वो सब मिड कैप स्टॉक्स में है। और आपको पता है कि जब सर्किट फिल्टर चेंज होते हैं तो बाजार में धमाल होता है। आइए डिम्पी समझते हैं कि इस समय एफएनओ डेटा क्या बता रहा है, क्या लेवल्स टू वॉच आउट फॉर। डिम्पी, कल 17,800 आप पे हमारी चर्चा हुई थी। कल 17,800 दिन भर मार्केट का दिखता रहा और कल क्लोज भी नहीं हुआ 17,800 के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट देखिएगा यहाँ पे कि फिर से इंडेक्स फ्यूचर्स के आंकड़े आए हैं बड़े। ये 2300 प्लस करोड़ रुपए है। कल इसमें 4500 प्लस करोड़ की पोजीशन आई थी। मार्केट का जब जब रेजिस्टेंस आएगा बड़ा तो इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े बढ़ जाएंगे। इंडेक्स ऑप्शंस में टिपिकली पोजीशंस बढ़ जाती हैं, लेकिन कल प्लस था, आज माइनस यानी कि अनवाइंड हुई हैं। ये 17,800 की बड़ी इंपॉर्टेंस है और आज हम एक नोच और 17,700 आ जाएंगे। मैं आपको रेजिस्टेंस वाली प्लेट भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा निफ्टी का ट्रेंड आपको वो दिखा देते हैं। उसमें क्या हुआ है, कल -7% बिल्डअप फिर से घटा है। इसका मतलब अनवाइंडिंग का प्रेशर बार बार फिर से मार्केट को परेशान कर रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो 18,000 से खिसक के हमारा नया बेस 17,800 हो गया है। अभी भी रिस्क इंडिकेटर 17,800 के ऊपर ही है। आज मार्केट के पास जो गैप डाउन होगा उसके बाद एक चीज जो बचानी होगी वो आपको रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस वाली प्लेट में दिख जाएगी। वह 17,800 के बाद 17,700 नेक्स्ट प्लेट दिखाई तो आपको 17,700 बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए एक सपोर्ट की तरह बनेगा। 18,150 अभी भी मार्केट के लिए एक टफ रेजिस्टेंस है। जब तक ये पार नहीं होगा और ये बाजार का भी चलना वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमने नया सपोर्ट नंबर 2 भी डाल दिया है जो कि 17,700 है। इससे ज्यादा फिलहाल अभी गिरावट अभी ना समझें। बिल्कुल 17,800 के बीच में डेफिनेटली बाइंग इमर्ज होनी चाहिए और अटेम्प्ट भी करनी चाहिए स्टॉप लॉस, क्योंकि डाटा इतना स्ट्रांग नहीं है ना कि आपको क्रैक बहुत बड़े दे दे। इसलिए आपको डे टू डे वॉच जरूर करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी दिखाए तो -6% है, यहाँ पे भी अनवाइंडिंग का प्रेशर है बैंक निफ्टी पर भी। और अगर आप देखेंगे तो 37,000 हम नीचे खिसक गए 38,000 से। 37,000 हमारा रिस्क इंडिकेटर आ गया। पीसीआर में जल्दी से आपको दिखाता हूँ। पीसीआर में फिर से ओवरसोल्ड थोड़ी होने लगी है पोजीशंस, ये रेंज की ओवरसोल्ड हुई है, वैसे ओवरसोल्ड नहीं है, क्योंकि अभी भी निफ्टी आप देखिए 0.86% है। रही बात वॉलेटिलिटी इंडेक्स की, वो स्लाइटली बड़ा है, 19 हुआ है, लेकिन कंसर्न तब होगा जब वो 22 होगा, चिंता तब होगी जब वो 17 होगा। 17 से 22 तक के बीच में आप कम से कम 150 से 200 पॉइंट का निफ्टी का स्विंग वो एडजस्ट कर लेंगे। अब तो उसकी आदि हो गए हैं। बिल्कुल, तो 300 से जैसे ये 17,200 पे बहुत 3-4 बार वहां से रिबाउंड करता था और आगे 17,400 वाले रेंज को तोड़ने के लिए मुझे लगता है कि ये 17,800 17,700 भी थोड़ा समय बिताएगा, बट यहाँ पे अटेम्प्ट करनी चाहिए बाइंग फॉर श्योर। आइए आगे चलते हैं मानसी के साथ। मानसी, आपको टॉप एनालिस्ट के साथ, हमारे पैनलिस्ट के साथ ये बताएंगी कि इस समय आज सुबह गैप डाउन में कहाँ पे ट्रेडिंग करनी चाहिए और निफ्टी पे क्या लेवल्स वॉच आउट करने चाहिए।
बिल्कुल, शुक्रिया अजय, शुक्रिया डिम्पी। तो ट्रेडर स्क्रीन आपने देखा किस तरह से इंपॉर्टेंट लेवल्स एफएनओ के लिए, ऑफ कोर्स क्यों ना हो, आज वीकली एक्सपायरी का दिन भी है। कल बाजार में हमने कमजोरी देखी है, साथ ही एक बड़ा ट्रिगर है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक का दूसरा दिन। कल क्रेडिट पॉलिसी आने वाली, उसके ठीक पहले आज एक दमदार एक्शन पैक दिन के लिए शुरू होते हुए दिखेगा। तैयार हो जाइए। चलिए, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स की पैनल हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ इक्विटी 99 से राहुल शर्मा जुड़े हैं, वासना इन्वेस्टमेंट से मिस्टर सी रुद्रमूर्ति जुड़े हैं, साथ ही ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटी से गौरव बिस्सा जुड़े हैं। बुलेटिन में आगे हमारे साथ कुणाल बोथरा, कुश बोहरा, मयूरेश जोशी और नरेश मेरानी भी जुड़ने वाले हैं। शुरुआत राहुल आपसे करेंगे। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। जिस तरह से कल हमने उठापटक बाजार में देखी, इवेंट स्पेसिफिक दिन आज का रहेगा। ऑफ कोर्स सर्किट फिल्टर रिवीजन है, वो भी काफी फोकस में रहेंगे। दिन की शुरुआत आप कैसी देख रहे हैं आज? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, डेफिनेटली, और जिस तरीके से अभी अजय और डिम्पी जी ने डिस्कशन किया है, बिल्कुल उसी तरीके से मार्केट प्लेस्ड है। देखिए, उतार चढ़ाव आज आपको मार्केट में प्ले आउट होते हुए दिखेंगे। देखिए, वीकली एक्सपायरी का भी दिन है और ये जो वॉलेटिलिटी है उसके साथ में वर्ड ऑफ कॉशियस रखना ज़रूरी है। तो सभी निवेशकों और ट्रेडर्स को मैं बोलना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी ट्रेडिंग करें। वॉलेटिलिटी मार्केट में आज आपको काफ़ी ज़्यादा प्ले आउट होती हुई दिखेगी। निफ्टी में स्पेसिफिकली अभी डिम्पी ने भी इंडिकेट किया। देखिए, सपोर्ट जो है वो 17,700 पे प्लेस्ड है निफ्टी के लिए। उसके नीचे अगर देखता हूँ तो 17,650 और 17,560 ये लेवल्स निकल के आते हैं निफ्टी के सपोर्ट के लिए। ऑन दी अपसाइड रेजिस्टेंस डेफिनेटली सबसे पहला 17,900 है, उसके ऊपर जाते ही 18,050 और 18,150 के लेवल्स आपको रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए देखेंगे निफ्टी के अंदर। ऑन दी अदर साइड बैंक निफ्टी को देखें तो देखिए, प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा गहराया हुआ था पिछले कुछ सेशन से, पर जिस तरीके का आप सेटअप है उसमें मुझे लगता है सबसे पहला सपोर्ट 37,400, उसके नीचे 37,200 एंड देन फाइनली 37,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए प्लेस्ड है। ऑन दी अपसाइड देखिए, रेजिस्टेंस 37,720 सबसे पहला एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, उसके ऊपर 17,850 और फिर 37,850 एंड देन 38,200 ये लेवल्स रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए, जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। देखिए, मार्केट में आज उतार चढ़ाव चलता रहेगा, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो मेरा मानना है कि आप इंडेक्स स्पेसिफिक ना जाते हुए स्टॉक स्पेसिफिक अगर अप्रोच रखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझे लगता है डेफिनेटली आपको एक अगर नीचे अगर मार्केट ज़्यादा फॉल करता है अराउंड 17,700 17,650 के लेवल्स पे, तो वहाँ से एक बाउंस मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर एक बाउंस इस रेंज के आसपास, इन लेवल्स के पास भी एंटिसिपेट कर रहे हैं। राहुल, एक बार देख लेते हैं कि रुद्रा आज कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट्स को। रुद्रा, मॉर्निंग, आप क्या व्यू बना रहे हैं निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर? वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका, गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर पैनलिस्ट व्यूअर्स। एंड मेरे को ये लगता है निफ्टी 17,000 से 18,200 का आसपास बहुत तेजी से एंड वेरी क्विकली इट मूव्ड। नाउ देयर इज दिस कंसोलिडेशन व्हिच इज हैपनिंग एंड मेरे को लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो निफ्टी का सपोर्ट है 17,650 पर। निफ्टी फ्यूचर्स एट 17,650 offers a great risk reward on the buying side। अभी SGX निफ्टी बोल रहे हैं 17,750 का आसपास ओपन होता है। मैं डेफिनेटली 17,650 another 100 points correction from there I will be a buyer with a strict stop loss of 17,600 and I'll be looking for a bounce towards 18,000। so market is a buy on dip, no shorting opportunity। better levels will be to buy 100 points below the SGX Nifty which is indicating at around 17,750। बैंक निफ्टी का लेवल्स देखा है तो सपोर्ट है 37,200 पर और रेजिस्टेंस है 38,200। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्रूड ऑयल हैज कम टू द लोएस्ट लेवल इन लास्ट 3 weeks। ब्रेंट क्रूड इज ट्रेडिंग अभी at around $102 per barrel, which is short-term positive to market, and it is offering a good risk-reward ratio to trade on the long side। 100-point dip from now is a great buying opportunity। बिल्कुल। आइए गौरव से भी उनके निफ्टी लेवल्स वॉच आउट फॉर ले लेते हैं। गुड मॉर्निंग गौरव। देखिए, बात तो ये बन के आ रही है फॉर श्योर कि 18,000 उसके ऊपर से 5-7%, 2 से 4%
का फॉल, 200 से 400 पॉइंट का फॉल बहुत अंडरस्टैंडेबल है, स्पेशली क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी थोड़ा टर्न कर गए हैं। तो जो हमने 2000 पॉइंट का रैली देखा है उसमें से 1/4 अगर चला भी जाता है तो इनफैक्ट यही सवाल हम गौरव के पास लेके जाएंगे 2 ही मिनट में। निकुंज को शामिल करते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, हमने देखा कि कल 18,000 के आसपास ही घूमता रहा गैप डाउन के बाद बाजार, और एक 2000 पॉइंट रैली करने के बाद थोड़ा सुस्ता सा रहा है। ग्लोबल मार्केट भी कुछ खास नहीं है। आपको इस समय कौन से फैक्टर्स पे आपकी नज़र है बाजार को लेके? देखिए, आपने मेरा फ्रेम देखा ना, मैं यूं देख रहा था, ये एरर नहीं था, मैं यूं दूर देख रहा था कि भैया निफ्टी से आगे देखो। बिल्कुल। अगर आप केवल निफ्टी पे आप नज़र लगा करके बैठे हुए हैं तो निफ्टी इस समय आपको एक बाज़ार के अंदर जो प्राइस एक्शन हो रहा है वो कैप्चर नहीं कर रहा है। और मैं इस बात से एकदम भी आश्चर्यचकित नहीं हूँ, बिकॉज दैट्स हाउ मार्केट्स मूव। गिरेंगे, फिर निफ्टी में रैली आएगी, फिर बैंक निफ्टी में सपोर्ट आएगा, फिर आपके बड़े आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स वापस आएंगे, जैसा हमने एनर्जी में देखा, जैसा हमने मेटल्स में देखा। उसके बाद निफ्टी एक रेंज में आ जाएगा, मार्केट्स कन्विंस हो जाएंगे जी निफ्टी रेंज में आ चुका है, अब क्या करना चाहिए। मार्केट तो गिर नहीं रहा है, तेज़ी आई थी, हमने पार्टिसिपेट नहीं करा, तो अब स्टॉक्स पे जाते हैं। तो आप स्टॉक्स इंडिविजुअली जाते हैं, फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स में हम देखते हैं तेज़ी आती है, फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स जो बड़े अच्छे मिड कैप्स आते हैं उनमें तेज़ी आती है, फिर उसके बाद स्मॉल कैप स्टॉक्स में तेज़ी आती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो एक टिपिकल हम बोलते हैं ना जी, छोटे स्टॉक्स विच आर पेट्रनाइज्ड बाय डे ट्रेडर्स, जिसको हम एक हिंदी में कहावत बोलते हैं, चिंदी चिल्लर स्टॉक्स, उनके अंदर तेज़ी देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद आखिरी पार्ट जो आता है वो आता है बीटन डाउन थीम्स। तो हम देख रहे हैं प्लेटफॉर्म कंपनीज में किस प्रकार से बीटन डाउन थीम्स में रैली आ रही है। तो जो मार्केट एक मूव कर रहा है अजय, एक चक्र के जैसे मूव कर रहा है एज पर द कंप्लीट टेक्स्ट बुक। द प्रॉब्लम अजय इज दैट अब ये समय आ चुका है कि आपको पूछना पड़ेगा जी, आप बर्थडे पार्टी में गए थे, म्यूजिकल चेयर आप खेल रहे हैं, म्यूजिकल चेयर का म्यूजिक बंद होने से पहले आपको चेयर पे बैठना है। मुझे लगता है कि इस मार्केट के अंदर लेवल्स को लेकर के, मैक्रोस को लेकर के, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को लेकर के थोड़ा कॉशियस होना चाहिए, विच इज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टे क्लोज टू द चेयर बिफोर द म्यूजिक स्टॉप्स। बिल्कुल। तो आपने ये कहा कि अच्छी खासी रैली के बाद रेंज बाउंड में मूवमेंट बेंचमार्क इंडिसेस में एक्सपेक्टेड है और वही हो भी रहा है। आइए ब्रॉडर मार्केट्स की बात करते हैं। वहाँ तो ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। क्वालिटी मिड कैप्स, आपके बहुत सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंज्यूमर टेक स्लैश प्लेटफॉर्म स्टॉक्स, वो भी नीचे से अच्छा खासा रिबाउंड आ गया। आपको दिख रहा है वहाँ ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी वैल्यू हंटिंग, वैल्यू बाइंग जारी है लास्ट 2-3 दिनों से, इसलिए आउट परफॉर्मेंस? अच्छा, देखिए, प्लेटफॉर्म कंपनीज में पहले हमने देखा ज़बरदस्त उछाल आया था, सबको लगता था भाई ये एक नया पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है और प्लेटफॉर्म हो या इंटरनेट हो या टेक कंज्यूमर टेक कंपनीज हो, इनके अंदर रहना चाहिए। उनके बाद इनमें गिरावट आई। पेटीएम जैसा शेयर 70% गिर गया, नाइका जैसा शेयर 30% से ज़्यादा गिर गया, इन्फो एज जिसके अंदर नौकरी का कैश फ्लो भी आता है, जो एक इन्वेस्टी कंपनी है, उसको भी मार पड़ी, वह भी ऊपर से 30-35% गिर गया। मगर अब मार्केट बोल रहा है जी देखिए प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं, अब उनमें डिफ्रेंशिएट करते हैं। ऐसी प्लेटफॉर्म कंपनीज में नज़र डालते हैं जिनका रियल बिजनेस है, रियल कैश फ्लो है, जैसे कि बीएससी हो गया। बीएससी एक प्लेटफॉर्म है, आप जाकर के ट्रेड करते हैं। आईईएक्स एक प्लेटफॉर्म है, एमसीएक्स एक प्लेटफॉर्म है, तो वो भी प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं, मगर वो प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं। तो मार्केट ये बोल रहा है जी प्लेटफॉर्म कंपनीज में जहाँ पे यूफोरिया हुआ था उसको अवॉइड करिए। जिन कंपनीज के अंदर रेलेवेंस है धंधे की, बिजनेस की, कैश फ्लोज की, उनको रिविजिट करिए। देखिए इस तेज़ी के अंदर बीएससी वापस आ चुका है, आईएक्स वापस आ चुका है, वैभव ग्लोबल वापस आ चुका है, और जोमेटो के अंदर इतना उछाल नहीं आया। जो 140 में गया था, अभी भी जोमेटो 80-85 पे अटका हुआ है। पेटीएम 70% गिरा था, इट इज़ नोवेयर क्लोज टू इट्स 52 वीक हाई। नाइका गिरा था, नोवेयर क्लोज टू इट्स 52 वीक हाई। तो मार्केट ये बोल रहा है जी प्लेटफॉर्म खराब शब्द नहीं है, मगर भारत के अंदर जो प्लेटफॉर्म कंपनीज से रेलवे प्लेटफॉर्म टाइप हो रखा था, उसके अंदर सब आ चुके थे। अब आपको समझना पड़ेगा उस प्लेटफॉर्म कंपनी के अंदर किस प्लेटफॉर्म पे मालगाड़ी है, किस प्लेटफॉर्म पे राजधानी है, और शेयर बाजार वो डिफरेंशिएशन कर रहा है।
ऑलराइट, मॉर्निंग निकुंज, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, बहुत ही कॉमन वर्ड्स में और बहुत सिंप्लीफाइड शब्दों में आपने समझाया। एक और बहुत बड़ा अपडेट जो आपसे इस मैटर पर, रुचि सोया के मैटर पर भी जानना चाहेंगे, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत इंटरेस्ट है इसमें। अब जिन लोगों को भी अलॉटमेंट हो गई होगी रुचि सोया के, आज उनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। कल हमने देखा कि रुचि सोया में अलॉटमेंट के बाद ही 19% तक की भी फॉल आ गया था। अब आज जिनके अकाउंट में ये शेयर्स रिफ्लेक्ट होंगे, उन्हें आगे क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले प्रश्न पूछना चाहिए, आप ट्रेडर हैं, आप इन्वेस्टर हैं? अगर आप ट्रेडर हैं तो जी आपने इसलिए लिया था बिकॉज 650 में शेयर मिल रहा था और आपको लग रहा था कि आपको जब आर्बिट्राज आप उसके अंदर आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो क्योंकि शेयर आपकी डीमैट में आ चुके हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप उनको आज बेच सकते हैं। अगर आपके पास पुराने शेयर्स पड़े तो आप उनको आज बेच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जिनके पास पुराने शेयर्स हैं शायद वो आज बेचेंगे, बिकॉज आपके पास डीमैट के जो शेयर आए हैं उनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है और मार्केट के अंदर अगर आप बेचते हैं तो आपको एक आर्बिट्राज मिल जाएगा। कल इस आर्बिट्राज में हमने देखा था कि रुचि सोया का शेयर गिरा था, आज भी गिर सकता है, और T+1 के अंदर कोई काम करे तो उसको बेनिफिट ज़रूर मिल सकता है। तो वो तो आर्बिट्राजर का हो गया, वह हो गया जिसने आईपीओ के लिए केवल प्राइस डिफरेंशिएशन के लिए रुचि सोया की एफपीओ में एप्लीकेशन लगाई थी। मगर 3 से 6 नहीं, मैं बोलूँगा 2-3 साल का अगर कोई व्यू ले तो आपको एक बुनियादी सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या रुचि सोया वैल्यू क्रिएट कर सकता है? मेरा मानना है साफ कर सकता है। इसके अंदर अच्छा बिजनेस है, अच्छे ब्रांड्स हैं। पतंजलि एक वेल डिस्ट्रीब्यूटेड एफएमसीजी कंपनी है। इनके प्रोस्पेक्ट डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था कि रुचि सोया जो है वह फूड कंपनी बनना चाहता है। 26-27 हज़ार करोड़ का टर्नओवर है, 1 टाइम सेल्स पर आपको मिल रहा है। तो आप अगर लंबी अवधि के लिए ये शेयर देखते हैं और आर्बिट्राज और एडजस्टमेंट जो होगा उसको अगर आप हटा दें, तो मुझे लगता है कि 2-3 साल के लिए रुचि सोया कैन बी अ डिसेंट पोर्टफोलियो बेट कंसिडरिंग द बिजनेस, द ब्रांड एंड द रीस्ट्रक्चरिंग विच विल हैपन आफ्टर द आईपीओ लिस्टिंग। बिल्कुल, तो सबसे बड़ा सवाल जो है रुचि सोया के एफपीओ को लेकर, इसका जवाब आपको यहाँ पे मिलता हो। अगर आप ट्रेडर हैं आपको क्या करना है, अगर आप इन्वेस्टर हैं आपको क्या करना है, ये आपने यहाँ पर जाना। गुड मॉर्निंग निकुंज, अनदर इम्पॉर्टेंट इवेंट आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी कल आने वाली है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक का आज दूसरा दिन है। ऑफकोर्स जानकारों के मत तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन को लेकर भी इसमें बातचीत होती हुई दिखेगी। क्या कुछ लगता है, आउटकम कैसा होगा? मानसी, महंगाई की मार, देखिए महंगाई की मार, पेट्रोल के दाम, हर चीज़ के दाम बढ़ चुके हैं और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को इस बात को इस समय नोटिस करना पड़ेगा। देखिए एक लेवल तक आप बोल सकते हैं जी मैं रेट नहीं बढ़ाऊंगा या ब्याज दर नहीं बढ़ाऊंगा बिकॉज मैं ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता हूं, और शायद वो सही रणनीति थी। मगर क्या रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इस समय आँख बंद कर सकता है महंगाई को लेकर के? मुझे लगता है नहीं कर सकता है। टोन तो उनको अपनी चेंज करनी पड़ेगी और कॉम्पिटिटिव को हॉकिश करना पड़ेगा। सबको लग रहा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पिछली क्रेडिट पॉलिसी में दाम बढ़ाएगा, मगर उसके बाद युद्ध हो चुका है, उसके बाद एनर्जी शॉक आ चुका है। हम जानते हैं कि इस समय सप्लाई को लेकर के बड़े चेंजेस नहीं आने वाले हैं कि इन्फ्लेशन नीचे आए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस स्तर तक इन्फ्लेशन को नज़रअंदाज कर सकता है, यह सबसे बड़ी बात है। देखिए बॉन्ड यील्ड जो है आपकी 7% हो चुकी हैं, तो ऐसा नहीं है कि डेट मार्केट के अंदर अगर रेट हाइक आएगी तो शॉक होगा। बॉन्ड यील्ड 7% हो चुकी है, आपको कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सिस्टम में ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है, तो शेयर बाजार के अंदर शॉक नहीं आने वाला है। मगर क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फेड के जैसे क्या जी इन्फ्लेशन आने वाली है मगर चली भी जाएगी, उस बात पे रहेगा, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलेगा जी इन्फ्लेशन आ चुकी है अब इसको कंट्रोल करना पड़ेगा? देखिए हिंदुस्तान के अंदर महंगाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और महंगाई को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है समय आ चुका है जब महंगाई को अब कंट्रोल करना पड़ेगा। ऑलराइट निकुंज, आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग आज कंपैरिजन ड्रॉ की है प्लेटफॉर्म कंपनीज, मिड कैप, बाजार और रुचि सोया के लेके। लेकिन एक बात मैं आप जाते जाते बता दूं कि जिन लोगों ने कॉल टॉप पे ले ली थी प्लेटफॉर्म कंपनीज की, वो बैलगाड़ी में भी आ गए, क्योंकि 70-80% मार्केट एरोड कर दी उस पर वैल्यू। तो अब वो कौन सी गाड़ी में चढ़े हैं? उनके पास प्लेटफॉर्म के एंट्री के भी पैसे नहीं बचे। एग्जैक्टली। एनीवेज, थैंक यू निकुंज फॉर दैट। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ ओवरनाइट, वो है इन्वेस्को ने डिसाइड किया है कि जो उनका 18-19% स्टेक है जी में, उनमें से एक बड़ा चंक वो बाजार में ब्लॉक के जरिए बेच देंगे।
ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि सब बात डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इन्वेस्को इतना बड़ा चंक बाजार में क्यों ब्लॉक के जरिए बेच रहा है, क्या माहौल बन रहा है इस पूरे सागा में। जी इन्वेस्को मर्जर भी हो रहा है। हमारे साथ एक बहुत ही शानदार एनालिस्ट जुड़ रहे हैं ये पॉसिबिलिटीज, रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी और एनालाइज करने के लिए। कल स्टॉक लास्ट आवर में ट्रेड में अगर आपने देखा हो तो काफ़ी रिकवर हुआ था नीचे के लेवल से। इस समय 290 के आसपास आ गया है। जिनेश हमारे साथ जुड़े हैं। जिनेश, आपने इस न्यूज़ को कैसे एनालाइज किया है और 290 पे स्टॉक के साथ क्या करना चाहिए अगर कोई इन्वेस्टर इस पे व्यू बना रहा है तो? देखिए, अगर मैं ब्लॉक साइज की बात करूं तो दे आर ऑफलोडिंग अबाउट 8% ऑड विच कम्स टू अबाउट 1200 crores इन टर्म्स ऑफ डील वैल्यू। तो अगर मैं इन्वेस्को के एंगल से बात करूं तो अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने जो रिक्विजिशन रेज किया था विथ रिस्पेक्ट टू होल्डिंग इन EGM, वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया था और अभी 7-8% स्टेक वो जो ऑफलोड कर रहे हैं, प्रोबेबली दे हैव सम कंस्ट्रेंट्स ऑन पोर्टफोलियो कंसिडरेशन एंड रीअलाइनमेंट। सो वो एंगल को लेके वो रीअलाइनमेंट कर रहे हैं बाय ऑफलोडिंग द स्टेक। तो मुझे लग रहा है कि फ्रॉम हियर ऑन इन टर्म्स ऑफ 2 to 3 year व्यू पॉइंट स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। तो इस भाव से आपको स्टॉक अच्छा लगता है और लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा कर सकता है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इन्वेस्को एक बड़ा ब्लॉक बाजार में बेचने के लिए इच्छुक है। जिनेश, थैंक यू वेरी मच फॉर एनालाइजिंग दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टॉक्स पिक्स की बात करते हैं। सौरभ के साथ हम डिस्कस करते हैं। सौरभ, गौरव, अगर आप हमें अपने ट्रेडिंग आइडिया इस समय शेयर कर सकें, किस तरह का स्टांस ले रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग। जो रुझान जो है निफ्टी का ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा बिकॉज 17650 17 का एक क्रिटिकल सपोर्ट एरिया है। आप अगर मिड कैप की अगर देखेंगे, तुलना अगर आप करेंगे तो काफी एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस हमको देखने मिल रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो आउट परफॉर्मेंस है ये और थोड़ा कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और सिलेक्टिव मिड कैप्स और सिलेक्टिव स्मॉल कैप्स जो है वही एक अप्रोच होना चाहिए। जैसे मेरे सहयोगी भी पैनलिस्ट भी कह रहे थे कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना बेहतर होगा कंपेयर अगर निफ्टी किया जाए तो वहाँ पे, क्योंकि वोलेटिलिटी काफी ज्यादा होगी। तो वो लिहाज से जो मुझे आज इंटरेस्टिंग सेटअप्स लग रहे हैं वो है सिप्ला। यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट से अगर देखेंगे तो काफी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमको देखने मिला था 1015 के आसपास, 1010 1015 के आसपास में, और वॉल्यूम के साथ में पार्टिसिपेशन हुआ था, एक अच्छा अपसाइड हमको देखने मिला था। अब उसको हमने रिटेस्ट किया है और वहां से हम लोग फिर एक अच्छा बाउंस बैक हम लोग देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे 995 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। एक सेफ लो रिस्क स्ट्रेटेजी होगी इसमें और 1080 के अगेन लक्ष्य होंगे। 1080 का सस्टेन हो गया तो और अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। तो फार्मा में यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने मिल सकता है। दूसरा है वो है IOC। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे डेली चार्ट्स पे तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन के साथ में ट्रायंगल ब्रेकआउट हमको देखने मिला है। इचिमोको अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ, एक मोमेंटम इंडिकेटर है, वो भी दर्शा रहा है कि यहाँ पे आपको एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे एक मीडियम रिस्क स्ट्रेटेजी होगी जहाँ पे 132 के लक्ष्य होंगे, 120 के इसमें स्टॉप लॉस होगा। 132 अगर ये होल्ड हो गया तो ये जो है ये आउट परफॉर्मेंस आपको अमॉन्ग द OMCs में आपको आउट परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है कंपेयर टू BPCL एंड HPCL में। तो यहाँ पे IOC अच्छा लग रहा है। तीसरा जो है वो है CMAC लिमिटेड करके। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद में एक ब्रेकआउट हमको देखने मिला था 1325 1330 के आसपास में। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा था, एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड हमको 100 रुपये की अपसाइड हमको देखने मिली। उसके बाद में जब निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेशन होना चालू हुआ, यहाँ पे भी हमको थोड़े से इसमें गिरावट देखने मिली और वापस से एक रिटेस्ट हुआ। तो मैं हमेशा ब्रेकआउट से ज़्यादा महत्व रिटेस्ट पैटर्न करता हूँ, क्योंकि आपको कंफर्मेशन आता है कि हाँ ये जो ब्रेकआउट है ये एक्चुअल ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट्स नहीं है। तो वो लिहाज से यहाँ पे 1290 के लिए प्ले कर सकते हैं। 1520 का इसमें लक्ष्य होगा। ये अगर होल्ड हो गया 1520 तो यहाँ से और पोजिशन वे में अगर आप देखेंगे तो ये 1600 भी पार कर सकते हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के साथ में वॉल्यूम के साथ में जो दिख रहा है स्ट्रक्चर वो CMAC लिमिटेड में है। ऑलराइट गौरव, तो ये रहेगी आपका टेक निफ्टी पर और साथ ही आपकी कॉल्स भी हमने देख ली। एक बार दूसरे एक्सपर्ट्स की भी कॉल्स ले लेते हैं। राहुल, आपकी आज की ट्रेडिंग पिक्स क्या होंगी? मिड कैप स्पेस तो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, आज कौन सी दमदार कॉल्स लेके आ रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? जी डेफिनेटली, और मिड कैप स्मॉल कैप में देखिए बहुत बढ़िया रुझान बना हुआ है। मिड कैप स्पेशली बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे आपको बहुत मैंने जहाँ चार्ट्स चेक करे हैं, कल जब शाम को बैठा था मैं इन सब चीज़ों को निकालने के लिए तो देख रहा था कि मल्टीपल चार्ट्स पे मल्टीपल ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं। तो स्टॉक सिलेक्शन करना भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है वहाँ पे। देखिए सबसे पहला आज स्टॉक जो डिस्कस करना चाहूँगा, नाम तो सभी को पता है, येस बैंक।
ऑल्दो देखिए ये एक प्योरली एक ट्रेडिंग लाइक कॉल रहेगी। देखिए स्टॉक जो है वो एक मेजर कंसोलिडेशन में था 12 रुपए से लेके 14.5 रुपए के बीच में सिंस सितंबर 2021। अब ये जो स्टॉक है इसने कल एक बहुत ही बढ़िया अच्छा मोमेंटम पकड़ा और इम्प्रूव्ड वॉल्यूम्स के साथ में पकड़ा और अपने इसी के साथ में 200 डेमा के ऊपर काफ़ी ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी। MACD जो है अभी इसका चार्ट्स पे वो पॉजिटिव जोन में है, जीरो लाइन के ऊपर आ चुका है। RSI भी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है आपको येस बैंक में खरीदारी करनी चाहिए करंट लेवल्स पे। स्टॉप लॉस बनाना होगा 13 रुपये 50 पैसे का और टारगेट रहेंगे 17 रुपये के। इसके अलावा जो सेकंड सिलेक्शन है वो फाइनेंस क्षेत्र से है, नाम है IIFL सिक्योरिटीज़, जिसकी लास्ट क्लोजिंग हमें मिली थी 103 रुपये 35 पैसे पे। देखिए चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है। पहले इसने एक कप एंड हैंडल का हमें ब्रेकआउट दिखाया और उसके बाद में अब हायर लेवल्स पे एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। टारगेट्स जो IIFL सिक्योरिटीज़ के लिए रखे हैं वो करीबन 111 रुपये के रखे हैं। दूसरा टारगेट जो मैंने इसमें रखा है वो 115 रुपये का रखा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 98 रुपीज़ पे। थर्ड सिलेक्शन मेरा है महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड, जिसकी लास्ट क्लोजिंग हमें 584 के लेवल से मिली थी। देखिए बहुत ही बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है, जो भी यहाँ पे चार्ट दिखते हैं वो देखें, बहुत पावरफुल चार्ट्स हैं, फंडामेंटल्स भी शानदार है कंपनी के, मल्टीपल ब्रेकआउट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आप अगर डेली चार्ट्स पे देखेंगे तो सबसे पहले आपको एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा अगर आप 1 मंथ के टाइम फ्रेम में देखेंगे। इसके बाद में आपको अगर आप चार्ट्स को और स्ट्रेच करें 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे ले जाएंगे तो वहाँ पे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। और ज़्यादा जूम करके देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक फ्लैग एंड पोल का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखेगा 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम में। तो चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मार्केट ने अगर अच्छी तरीके से सपोर्ट किया तो मुझे लगता है कि स्टॉक के अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है ऑन अपसाइड जाने के लिए। सबसे पहला इसमें टारगेट रखूंगा 610 रुपये का, सेकंड टारगेट रहेगा 640 रुपये का। स्टॉप लॉस यहाँ पे बनाना होगा 575 से 570 के बीच में। डेफिनेटली जिस तरीके के मूव्स हमें देखने को मिले, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बहुत सही है मार्केट के लिए। अभी बिस्सा साहब भी बोल रहे थे, मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अच्छी तरीके से प्ले आउट होती हुई दिखेगी मार्केट के अंदर। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बेहतरीन होगा। राहुल, इन तमाम में से आपके कॉल ऑफ द डे कौन सा होगा? मानसी देखिए सब कॉल ऑफ द डे महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड को देना चाहूंगा। बहुत ही बढ़िया मल्टीपल ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं, मुझे टेक्निकली बहुत बढ़िया लगता है महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड। महाराष्ट्र सीमलेस राहुल की तरफ से कॉल ऑफ द डे। वहीं गौरव, आपने 4 से 5 स्टॉक समय सुझाएं, आपकी टॉप कॉल ऑफ द डे आज के लिए फिर कौन सी होंगी? देखिए ये जो 3 मैंने दिखाए हैं लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क, इसके अलावा जो मुझे स्टॉक ऑफ डे या कॉल ऑफ डे जो लग रहा है वो है मिंडा कॉर्प। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद में हमको ब्रेकआउट देखने मिला है। और अगर आप इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट भी देखेंगे कंपेयर टू निफ्टी 500 तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस में वो रेशियो चार्ट में ब्रेकआउट हमको देखने मिला है। और यहाँ पे जो सबसे मोमेंटम दिख रहा है और गति जो देखने मिली है सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, तो लग रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड हमको देखने मिल सकती है। तो मैं यहाँ पे 212 के स्टॉप लॉस से मिंडा कॉर्प बाय करने के लिए सुझाऊंगा। 235 का इसमें लक्ष्य होगा और ये जो होगा ये मेरा स्टॉक ऑफ द डे होगा। राइट, आइए पूजा से भी जान लेते हैं त्रिमूर्ति स्टॉक्स क्या है आज सुबह के जो आपके रडार पे होने चाहिए। गुड मॉर्निंग पूजा। गुड मॉर्निंग। त्रिमूर्ति स्टॉक्स में सबसे पहले शुरुआत करते हैं जी पर। जी एंटरटेनमेंट आज फोकस में रहेगा। यहाँ खबर आ रही है कि इन्वेस्को 7.8% हिस्सेदारी यहाँ पर बेच सकता है ब्लॉक डील के जरिए। करीब 7.8% हिस्सेदारी यहाँ पर बेचने की योजना है और 7.47 करोड़ शेयर्स की बिकवाली होगी। जो भाव है वो 270 से 290 रुपये 90 पैसे तय किया, यानी कि मौजूदा भाव से करीब 7% डिस्काउंट पर ये प्राइस तय हुआ है। और इस कंप्लीशन के बाद ये जो डील कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इन्वेस्को की जो हिस्सेदारी है वो 11% के आसपास रह जाएगी। इसके अलावा इस तरह के भी कुछ बयान आ रहे हैं इन्वेस्को की तरफ से कि जी और सोनी के बीच की जो डील है वो काफ़ी फायदेमंद होगी, आने वाले समय में कंपनी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने की बात की जा रही है। अब बात करते हैं टाइटन की। तो यहाँ पर कंपनी ने चौथी तिमाही के अपडेट जारी किए हैं। इनका जो ज्वेलरी कारोबार है वहाँ पर इनका कहना है कि गिरावट दर्ज हुई है, करीब 4% की। एक हाई बेस का भी असर आया है और ओमिक्रॉन वेरिएंट का भी असर यहाँ पर देखने को मिला। जिस तरह से पार्शियल लॉकडाउन हुआ था उसका भी असर इस बार ज्वेलरी कारोबार में देखने को मिला। वहीं वॉच सेगमेंट में अगर बात
करें तो वहां पर 12% की बढ़त इस बार देखी गई है। कंपनी के बयान इस तरह भी आ रहे कि मार्च में जिस तरह से सोने के दाम में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखा गया, उसका भी असर कंज्यूमर सेंटीमेंट पर पड़ा और बिक्री पर पड़ा है। अब आप बात करते हैं मैक्रोटेक की, यानी कि लोधा डेवलपर्स की। तो यहाँ पर कंपनी के जो आंकड़े हैं वो काफी शानदार हैं। कंपनी का कहना है कि इस बार बेस्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखा गया है। इनका जो Q4 का प्री सेल्स का आंकड़ा है वहाँ पर 37% की ग्रोथ देखी गई है। कलेक्शन में भी काफ़ी अच्छी बढ़त है, करीब 36% की कलेक्शन में बढ़त देखी गई है चौथी तिमाही में। और यूके में जो क्वार्टरली प्री सेल्स हैं वहाँ पर 1700 करोड़ के आंकड़े इस बार कंपनी ने दर्ज किए। कंपनी ने कहा है कि उनका जो कर्ज है वो उसमें भी कमी आई है, करीब 9,310 करोड़ अब जो करंट डेट है वो पहुंच चुका है। और इसके अलावा इस पूरे वित्त वर्ष अगर बात करेंगे तो जो प्री बिक्री का आंकड़ा है वहाँ पर 51% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। तो काफ़ी शानदार नंबर्स मैक्रोटेक के Q4 के जो अपडेट आ रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स और ये इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो हम ट्रैक कर रहे हैं, तो जी और साथ ही बिजनेस अपडेट से जुड़े दो दूसरे स्टॉक्स बताए, लोधा डेवलपर्स, मैक्रोटेक डेवलपर्स और साथ ही टाइटन का Q4 अपडेट, जिस पर हम नजर रखेंगे और अपने एक्सपर्ट से इस पर राय भी लेंगे। शुक्रिया पूजा इस जानकारी के लिए। लेकिन और दूसरे कौन से स्टॉक्स हैं जहां आज एक्शन हो सकता है, यानी कहाँ खबरें हैं, ये सौमीत बताएंगे हमें। सौमीत बताएं। एक बार फिर से सौमीत से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच रुद्रा से उनकी कॉल्स ले लेते हैं। चलिए वेरी क्विकली, रुद्रा मॉर्निंग, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स आज क्या होंगी? Yeah, very good morning, Priyanka. And I'm waiting for 100 points fall after SGX ka gap down to buy Nifty. So I'm very stock specific. I'm picking all stocks from mid cap. Onward Technology is one very good chart pattern stock. ये stock को 407 पर पहला breakout भी मिला है and continuously the stock is making higher top and higher bottom formation. Last 2 दिन का volume action भी बहुत positive है. Onward Technology short term के लिए headed towards 450, keeping a stop loss of 410. It's a great buy. Paper sector has performed very well. JK Paper भी top contender है और chart patterns भी बहुत अच्छा है. इधर लेवल्स पर भी ट्रेडिंग के लिए बाई कर सकता है। जेके पेपर का टारगेट रखना है 380 और स्टॉप लॉस है 330। और एक और स्टॉक टेक्समैको राइल, क्लियर फॉर्मेशंस ऑफ अक्यूमुलेशन हैज बीन सीन फॉर लास्ट 1 वीक। अभी मेरे को एस्टरडे प्राइस एक्शन ये बोलता है कि मोमेंटम से ये स्टॉक जल्दी ऊपर जाता है और चार्ट पैटर्न्स वेरी पॉजिटिव विथ वॉल्यूम सपोर्ट मिल रही है, डिलीवरी वॉल्यूम भी बढ़ रही है। सो टेक्स राइल लुकिंग फॉर इनिशियल टारगेट्स ऑफ 49 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 44। मेरा कॉल ऑफ द डे ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी है, 450 टारगेट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 410 एंड मिड एंड स्मॉल कैप आउट परफॉर्मेंस विल कंटिन्यू। मिड कैप एंड स्मॉल कैप आउट परफॉर्मेंस, और उसी स्पेस से अपनी 3 कॉल देते हुए रुद्रा हमार को। चलिए अब एक बार फिर से सौमीत से जुड़ने की कोशिश करते हैं। सौमीत, कैन यू हियर अस नाउ? अपने स्टॉक्स बताना आज आपने जो कंपाइल किए हैं। पहले तो गोदरेज कंज्यूमर फोकस में रहेगा क्योंकि काफ़ी सारी एफएमसीजी कंपनीज अपना 4th क्वार्टर ऑपरेशनल अपडेट्स के साथ आ रही है और कंपेयर टू बाकी कंपनीज गोदरेज का थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस अच्छा है। अगर आप देखते हैं तो इंडिया बिजनेस में वो क्लोज डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये ग्रोथ आएगी प्राइस हाइक के दम पे। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो अफ्रीका बिजनेस में जैसे वो कह रहे हैं कि 7th कंसेक्यूटिव क्वार्टर का डबल डिजिट कांस्टेंट करेंसी सेल्स ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशंस है। बट जो इंडोनेशिया बिजनेस है उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है, वो हाई टीन का डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाई टीन का मतलब होता है 15% से ऊपर, जैसे कि 16, 17, 18, 19। सो वो इंडोनेशिया बिजनेस में थोड़ा सा डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है क्योंकि ऑलरेडी बेस काफ़ी हाई था और कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट्स का जो डिमांड कम होने के कारण इंडोनेशिया बिजनेस में थोड़ा डिक्लाइन आ सकता है। उसके अलावा एशियन ग्रेनाइटो फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी ने अपना दूसरा राइट्स इशू अनाउंस किया है पिछले 8 महीनों में। ये राइट्स इशू का साइज है करीब 440 करोड़ का और इशू प्राइस जो है राइट्स इशू का वो 63 रुपीज़ पे है। ये 47% डिस्काउंट पे है अगर आप कल की क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से देखेंगे। और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि 30 शेयर के सामने आपको 37 राइट्स इशू के शेयर्स मिलेंगे। अब ये रिकॉर्ड डेट है राइट्स इशू का 12 अप्रैल, मतलब किसी शेयर होल्डर को अगर हिस्सा लेना होगा राइट्स इशू में तो उसे 8 अप्रैल को शेयर्स खरीदने होंगे और राइट्स इशू ओपन होगा 25 अप्रैल को। उसके अलावा मारुति सुजुकी फोकस में रहेगा। पहले
पहले का फोकस में इसलिए था ये स्टॉक क्योंकि उन्होंने प्राइस हाइक अनाउंस किया था, बट कल कंपनी ने कहा है कि इको मॉडल जो है उसका उन लोग ने रिकॉल किया है, करीब 20,000 यूनिट्स को उन्होंने रिकॉल किया है। उसके अलावा HDFC बैंक फोकस में रहेगा। एक बड़ा फंड रेज वाया बॉन्ड्स कंपनी अनाउंस कंसिडर करने वाली है। 16 अप्रैल को बोर्ड मीट है जहाँ पे वो 50,000 करोड़ रुपीज़ रेस कर सकती है वाया बॉन्ड्स। और आखिर में अगर आप देखेंगे तो IGL ये स्टॉक फोकस में रहेगा। अप्रैल शुरुआत होने से लेकर अब तक कंपनी ने 3 बार प्राइस हाइक अनाउंस किया है। कल कंपनी ने और ₹2.5 का प्राइस हाइक अनाउंस किया। अगर अप्रैल महीने में अगर आप स्टैंड अलोन देखेंगे तो अब तक ₹9 से प्राइस हाइक कर चुका है IGL CNG का अगर हम देखते हैं यूनिट में। तो अब ये प्राइस हाइक इसलिए किया था क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट कंपनी का बढ़ चुका है, बट अब तक जितना प्राइस हाइक अनाउंस कर लिया है इससे क्लियरली मालूम पड़ता है कि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगा वो कंप्लीटली ऑफसेट हो जाएगा अब ये प्राइस हाइक के बाद। बिल्कुल समित, शुक्रिया आपका ये सारी की सारी खबरें बताने के लिए। तो ढेरों खबरें हैं जिसके चलते आज मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। इस बीच हमारे साथ विलियम ओनियल इंडिया के हेड इक्विटी रिसर्च मयूरेश जोशी भी जुड़े हैं और साथ ही kushbohra.com के कुश बोहरा भी जुड़े हैं। मयूरेश से विस्तार से बाजार पर उनका आउटलुक क्या है, सेक्टर स्पेसिफिक राय क्या है जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुश बोहरा की कॉल्स और आज के लिए इंडेक्स पर उनका नजरिया क्या है समझ लेते हैं। कुश, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू 18 आवर्स स्वदेश। बताएं आज के लिए इंडेक्स मार्केट आप कैसा देख रहे हैं और स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आपके क्या होंगे? गुड मॉर्निंग प्रियंका, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, जिस तरह से निफ्टी का सेटअप अब हम देख रहे हैं ये बायर्स के फेवर में हो रहा है। द पे ऑफ रेशियो जो है वो बायर्स के फेवर में हो रहा है। यहाँ से जो हमने रिसेंट हाई बनाए थे 18,100 के आसपास के, वो कहीं ना कहीं अब एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेंगे, बट दैट इज स्टिल सम डिस्टेंस अवे। लेकिन जिस तरीके के मोमेंटम से हम गिरे थे कल और जो आज नेगेटिव शुरुआत हो रही है, मैं पहले 30 मिनट्स देखना चाहूंगा मार्केट्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं, फिर वहां से एक निफ्टी पे बाय कॉल इनिशिएट किया जा सकता है अगर मार्केट्स वहां पे स्टेबल होते हैं या जरा सा बाउंस दिखाते हैं तो। फिलहाल बहुत ही बड़ी टेम्पटेशन को रेजिस्ट करके मैंने बाय की बजाय निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे ही होल्ड का कॉल रखा है फिलहाल। 17,700 का सपोर्ट और 18,800 के रेजिस्टेंस के लिए, और बैंक निफ्टी पे 37,200 का सपोर्ट और 38,000 के रेजिस्टेंस के लिए। जो मेरे कॉल्स हैं आज के, उसमें 2 बाय और 1 सेल कॉल है। मेरा पहला बाय कॉल है आदित्य बिरला फैशन रिटेल ABFRL। देखिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके का हमने इसमें सेटअप देखा है 320, 330, ये जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं, यहाँ पे हम कॉल फॉर्मेशन देख रहे हैं, विच सजेस्ट कि अभी भी स्टॉक में रूम है ऊपर जाने के लिए, और जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव ही है, अपने एवरेजेस के बहुत कंफर्टेबली ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेरा पहला कॉल रहेगा आदित्य बिरला फैशन रिटेल बाय फॉर अ टारगेट ऑफ 325 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 308। मेरा दूसरा कॉल एक सेल कॉल है जो IGL पे है। अभी सौमित ने न्यूज शेयर की है, लेकिन प्रियंका आपको ध्यान होगा कल हम ये स्टॉक डिस्कस कर रहे थे 394 के आसपास, और तब भी मैंने यही कहा था ओवरऑल स्ट्रक्चर इस स्टॉक का नेगेटिव है। न्यूज बेस्ड मोमेंटम आई है इस स्टॉक में, बट जैसे ही वो प्ले आउट हो जाएगी ये स्टॉक फिर से अपना जो डाउनवर्ड ट्रेंड है ये शुरू कर देगा। So IGL will remain a sell for me for a target of 390 and for a target of 370 and a stop loss of 390. तीसरा स्टॉक है जो मेरे और रुद्रा के बीच में कॉमन है, इवन टू द लेवल्स, विच इज टेक्सरेल। देखिए, ये स्टॉक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पिछले हफ्ते हमने ये स्टॉक डिस्कस किया था अराउंड 4350, 44 लेवल्स, और वो मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू हुआ है। स्टॉक वहां से भी स्ट्रेंथ गेन कर रहा है और एक बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ गेन कर रहा है। तो टेक्सरेल होगा मेरा तीसरा बाय कॉल फॉर अ टारगेट ऑफ 49 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 44। ये टेक्सरेल भी काफी जबरदस्त तरीके से काफी रेडार पे आ रहा है, ये भी देखने वाली बात है। रुद्रा के आपके कॉमन है, और भी बहुत लोगों से बात हो रही थी मेरी, मार्केट में बार बार ये कॉन्वर्सेशन में स्टॉक आ रहा है। आगे चलते हैं और मयूरेश से भी बातचीत शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग मयूरेश। मयूरेश, सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा लोधा के जो नंबर्स आए हैं। लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में लोधा मैक्रोटेक डेवलपर्स का स्टॉक नीचे से काफ़ी रिबाउंड भी किया था, और ये बॉम्बे बेस्ड डेवलपर हैं, ऑफ कोर्स बाहर भी है इनका काम, बट मोस्टली बॉम्बे बेस्ड। आपको लगता है कि जो नंबर्स इन्होंने शेयर किए हैं अपने अर्ली नंबर्स, वो उसका इम्पैक्ट दूसरे बॉम्बे बेस्ड रियल्टी स्टॉक्स अजमेरा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय, इन पे भी होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी हेल्दी दिख रही है? मॉर्निंग अजय। नहीं, बिल्कुल, आई थिंक पहली बात तो उन्होंने अपना गाइडेंस मीट किया है। तो जो 9,000 करोड़ का इन्होंने एक टॉप लाइन प्रॉमिस किया था ये वित्त वर्ष के लिए, दे हैव एक्सीडेड दैट बाय ऑलमोस्ट 300-350 ऑड करोड़। डेट लेवल्स
slowly and steadily कम होते जा रही है. In fact, even the UK sales have picked up and are looking very very stable. तो obvious एक rub off effect देखने मिलेगा क्योंकि जो एक्टिविटी अजय हमें देखने मिल रही है बॉम्बे रियल एस्टेट मार्केट में स्पेसिफिकली, अगर आप मार्च महीने की भी बात करें तो जो रियल एस्टेट के रजिस्ट्रेशंस थे, आई थिंक दे वर एट अ क्वार्टर और अ ईयर हाई कंपेयर्ड फॉर द मंथ ऑफ मार्च. हालांकि आई थिंक इनपुट कॉस्ट बड़ी है, सारे कंपनीज यही दर्शा रही कि विल पंप अप आवर प्राइसेस और पुश अप आवर प्राइसेस बाय 10 to 12% जितनी बिडिंग हुई है अजय इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम्स दैट ऑल दीज बिल्डर्स हैव पेड ये वर्ष के लिए स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ये क्लियरली दर्शा रहा है कि जो नए लॉन्चेस ये करने वाले हैं, जो डिमांड की इनको एक्सपेक्टेशन है और जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री कम हो जाएगी, ये तीनों फैक्टर्स कैश फ्लोज को असिस्ट करेंगे स्पेसिफिकली फॉर द लार्जर लिस्टेड प्लेयर्स. अनलिस्टेड प्लेयर्स विल स्टिल हैव अ टफ टाइम, इसलिए कंसोलिडेशन होना हावी है इंडस्ट्री के ऊपर. और लोधा के गाइडेंस के बाद मुझे लगता है कि एक रब ऑफ इफेक्ट, एक मोमेंटम अदर स्टॉक्स लाइक ओबेरॉय, गोदरेज या इवन सनटेक रियल्टी जिसका काफ़ी प्रेजेंस है कमर्शियल और रेसिडेंशियल स्पेस में बॉम्बे में एंड एरियाज अराउंड बॉम्बे, इस पे ज़रूर देखा जा सकता है. ऑलराइट, ठीक है. सो ये एक बड़ी डेवलपमेंट और देखना होगा क्या रियल एस्टेट पैक किस तरह से रिएक्ट करता है. और उन्होंने क्लियरली अपनी प्रेस रिलीज में मेंशन भी किया था कि स्टैम्प ड्यूटी वेवर के चलते उनके बेस्ट ऑफ द क्वार्टर रहा है. तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्रन डेवलपर जैसे अजय भी बोल रहे हैं, वहाँ पर आपको एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट दूसरे स्टॉक्स पर भी आता हुआ आज दिखाई दे सकता है. एक बार अपनी स्टोरी को रिविजिट कर लेते हैं जो अब कन्फर्म हुई है. पंकज हमारे तक एक्सक्लूसिव लेकर आए थे. 2 दिन पहले हमने अपने चैनल पर बता दिया था कि IDFC अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस को बेच सकता है और बंधन बैंक का कंसोर्शियम उसे खरीद सकता है. इस न्यूज़ को अब हमने पिंक पेपर्स में भी कल देखा, ये कंफर्म हुई. इस पर और अगर डिटेल्स पंकज आपके पास आई हो. सो ये न्यूज़ कल रात को अनाउंसमेंट आ गया कि बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग जो कि एक बंधन ग्रुप की प्राइवेट कंपनी है और अलग कंसोरियम ने गो हेड दे दिया है IDFC AMC बिजनेस के लिए. मतलब उन्होंने कॉम्पिटिटिव बिडिंग की, उसमें उन्हें जीत गए और 4,500 करोड़ वो अब देंगे इस बिजनेस के लिए. बंधन ग्रुप के साथ क्रिस कैपिटल एज वेल एज GIC और एक और कैपिटल टैमलन कैपिटल इनके साथ है. तो ये तीनों कंपनियां मिलके ये खरीदने वाले हैं. अगर हम जाके देखें तो ये एक AMC बिजनेस है जिसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट अराउंड 1.2 लाख करोड़ है. अबाउट 4% ऑफ द बिजनेस, 4% ऑफ AUM पे ये डील वैल्यू हुई है. बट अगर हम देखें इनका इक्विटी एक्सपोजर कम है और फिक्स्ड इनकम एसेट्स ज़्यादा है. इसके लिए ये डील में थोड़ी सी वैल्यूएशन नॉर्मल मार्केट पे जो ट्रेड कर रहे हैं AMC कंपनीज उससे थोड़ी सी कम लगाई है. प्लस इनका मार्केट शेयर भी खाली 3% है. दे हैव नॉट बीन ग्रोइंग सो फास्ट. बट ये एक अच्छा एसेट है. ये एक एसेट है जिसमें 1.25 लाख करोड़ का AUM है. तो जो भी कंपनी को ये एंटर करना है ये पर्टिकुलरली स्मॉल नहीं होता है. ओवरऑल बंधन ग्रुप इसे आगे जाके लेगा. और IDFC के लिए भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है. उनके पास 2 बिजनेस है, एक IDFC AMC और एक IDFC फर्स्ट बैंक में स्टेक. तो अब उनके पास इससे 4,500 करोड़ आ जाएंगे और दूसरा ये एक और चीज़ उनके पास रह जाएगी. ठीक है, बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस एक्सक्लूसिव खबर को हमारे व्यूवर्स तक सबसे पहले लाने के लिए. और हमने देखा भी ये कंफर्म होती हुई और फर्स्ट मूवर एडवांटेज जाहिर तौर पर उन व्यूवर्स को जरूर मिलता है जो ET Now स्वदेश के साथ जुड़ते हैं. एक बार कुछ और टेक्निकल चार्ट्स भी स्टडी कर लेते हैं. जैसे हम देख भी रहे थे कि प्लेटफॉर्म स्टॉक्स अब सर्च कर रहे हैं. अगर आप अपने और अभी हम सुबह थोड़ी देर पहले निकुंज से भी डिस्कस कर रहे थे कि जितने भी स्टॉक्स आप देखें और वो कह रहे थे कि जहाँ वैल्यू अब दिखती है इन्वेस्टर्स को वहाँ पर आपको सर्च दिख रहा है. आप नाइका जैसे स्टॉक देखें, आप जोमैटो कार ट्रेड, PB फिनटेक, सब में अब आपको फिर से एक बाइंग दिख रही है. इन स्पेस में आपको खुश क्या पसंद आता है, कहां पर अभी भी लगता है कि और मौका है? क्योंकि देखिए 1200 से किस तरह से चाल दिखाई नाइका ने और अब 1800 तक पहुंच गए विद इन फ्यू डेज ओनली. यहां से अब क्या व्यू रखना चाहिए इन स्टॉक्स पे, इस स्पेस पे प्रेफर्ड पिक? ये ओवरऑल तो इस स्पेस पे अभी तक फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव जरा सा अवॉइड वाला स्टांस बेटर रहेगा, क्योंकि अब तक कन्विक्शन बायर्स का नहीं आया है, अब तक इन्वेस्टर्स का कन्विक्शन नहीं आया है जो उनको चोट लगी है IPO के फॉल के बाद. बट दैट सेड, बिटवीन ऑल ऑफ दीज स्टॉक्स लेट्स नॉट पेंट एवरीथिंग विद द सेम ब्रश, राइट? तो कहीं ना कहीं पॉकेट्स इमर्ज हो रहे हैं. और जो आपने स्टॉक कहा, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वंस, नाइका, जिसमें हमने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बनते हुए देखा है 1300 लेवल्स के आसपास, और वहां से ऑलमोस्ट वन वे रैली आई है. जरा सा डिप था बट अदर देन दैट वन वे रैली आई है. सो अगर हम इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखें तो ये स्टॉक करीब
1890-1900 के लेवल्स तक जा सकता है। यहां से 100 रुपए और इस स्टॉक में बनने को हैं। अगर कोई लेना चाहे तो ये भी एक अच्छा एंट्री पॉइंट है, बिकॉज लास्ट कुछ दिनों में 2 दिनों में स्टॉक ने जरा कंसोलिडेट किया है, व्हिच मींस इट्स गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट अप मूव। सो नाइका इज वन स्टॉक जो यहां से ले सकते हैं। ऑल इन ऑल इस पूरे क्षेत्र में बहुत ही सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है, as I said, especially given the kind of losses that investors have faced post IPO. इस स्पेस पर क्या कुछ करना है, नाइका पर क्या नजरिया बन रहा है? 1790 के लेवल्स पर यहाँ पर ट्रेड फिलहाल हमने कल के सत्र में देखा है। मयूरेश, गुड मॉर्निंग। 2 स्पेसेस हैं जिस पर आपका नजरिया जानना चाहूंगी, एक तो एनबीएफसी सेक्टर और दूसरा सीमेंट स्पेस। अभी अभी आप रियल एस्टेट पर अपना नजरिया बता रहे थे, एंड वेरी राइटली सेड। ऑफ कोर्स रियल एस्टेट के महाराष्ट्र के रजिस्ट्रेशन फिगर्स जो आप बता रहे थे सही है, सेकेंड बेस्ट इन लास्ट 10 ईयर्स यहाँ पर नजर आए हैं। ठीक उसी तरह हम देख रहे हैं सीमेंट स्पेस पर भी चैनल चेक्स के मुताबिक कीमतों में बढ़ोतरी के लगातार संकेत मिल रहे हैं। अभी अभी एक बड़ी कीमत प्राइस हाइक हम देख चुके हैं, अप्रैल में भी शुरुआत होती हुई नजर आ चुकी है कुछ रीजन्स में, आगे भी प्राइस हाइक्स के संकेत हैं। और एनबीएफसीज पर भी सेक्टर में रिकवरी ट्रेंड जो है वो फिलहाल नजर आ रहा है, पर्टिकुलरली सीमेंट स्पेस और एनबीएफसीज की अगर बात करें, एमएनएम फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स पर आपका नजरिया। मॉर्निंग मानसी। तो सीमेंट को स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो जो कैपेसिटीज ऐड हो रही है, वो क्लिंकर हो, ब्राउनफील्ड हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो नहीं रही है। इसलिए आई थिंक जो डिमांड आउटलुक हम बांध के चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, हाउसिंग हो, रोड्स हो, पोर्ट्स हो, यहाँ से आई थिंक ज़बरदस्त एक तूल मिलेगा वॉल्यूम ग्रोथ को। दूसरा आई थिंक इनपुट कॉस्ट, जैसे आपने राइटफुली कहा, अच्छी खासी बढ़ी है और इसलिए प्राइस हाइक्स लेना लाजमी है, वो साउथ बेस्ड कंपनीज हो, नॉर्थ बेस्ड हो या वेस्ट बेस्ड कंपनीज हो, बिकॉज दे हैव टू मिटिगेट द इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन और मार्जिन प्रोटेक्ट करना है। विथ वॉल्यूम इंक्रीज एंड प्राइस इंक्रीजेस, जो ऑपरेटिंग लेवरेज इनके बैलेंस शीट पे रहती है, क्योंकि यूटिलाइजेशन लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सीमेंट कंपनियों के लिए, वो 65-70% के आसपास एवरेज में था इवन ड्यूरिंग द कोविड ईयर लास्ट ईयर। उम्मीद ये है कि अगर 75% के आसपास पहुंच जाता है तो ऑपरेटिंग लेवरेज और तूल पकड़ता है, और इसलिए आई थिंक जो एक क्वांटिफिकेशन होता है इबिटा और बॉटम लाइन पे, वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू व्हाट यू आर प्रॉब्ली सीइंग ऑन द टॉप लाइन। तो यस, आई थिंक थोड़ी मार जरूर पड़ी थी बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। क्या हाइक्स ले पाएंगे, डिमांड क्या सबलूड होगा, बट काफ़ी सारे फैक्टर्स इनके फेवर में है। सो ऑब्वियसली एट ओनिल वी फेवर लीडर्स। हमें लगता है आई थिंक लीडर्स के साथ रहने में ही तत्पर्य रहता है, और इसलिए आई थिंक स्टॉक्स लाइक अल्ट्राटेक, ECC यहाँ से थोड़ी प्राइस स्ट्रेंथ लेते हैं तो आई थिंक रडार पे रहनी चाहिए। जहाँ तक एनबीएफसीज का सवाल रहा है, लोअर बोरिंग कॉस्ट की वजह से आई थिंक दे एंजॉयड अ वेरी हेल्दी स्प्रेड और निम्स। एसेट क्वालिटी प्रेशर्स कोविड काल में भी आई थिंक जो एलिवेट हुए थे स्पेसिफिकली सेकेंड वेव में, वो पीटर डाउन हो रहे हैं। Gross NPAs, net NPAs have come down significantly for the whole space. ये आई थिंक रूरल फोकस्ड NBFCs हो या इवन अर्बन फोकस्ड NBFCs। दूसरा जो प्रोविजनिंग इन्होंने अपने बैलेंस शीट पे की है, कंसिडरिंग रेगुलेटरी नॉर्म्स एंड अदरवाइज, इससे आई थिंक बैलेंस शीट को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। तो जो बेटर फंडेड NBFCs हैं, जहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी अच्छी है, जहाँ पे कैपिटल और क्रेडिट रेटिंग अच्छी है बिकॉज ऑफ देयर मदर होल्डिंग, ये NBFCs पे फोकस करने चाहिए। मुझे लगता है आई थिंक आउट ऑफ द ब्रॉडर यूनिवर्स M&M फाइनेंशियल की जो आई थिंक अपडेट आई थी वो काफ़ी एनकरेजिंग थी, बट आउट ऑफ द स्पेस आई थिंक आज के तारीख में अगर कुछ पिक एंड चूज करना हो, ओनिल ग्लोबल यानी हमारी जो पेरेंट आर्म है फॉर ग्लोबल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, चोला इन्वेस्टमेंट इज समथिंग दैट वी प्रेफर। हमें लगता है आई थिंक एसेट क्वालिटी के जो प्रेशर्स है ये पीटर डाउन अच्छे खासे हुए हैं बैलेंस शीट पे, वेरी स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज टू सपोर्ट इट। और तीसरा आई थिंक जो फोकस्ड उनकी बोरोइंग्स और फोकस्ड लेंडिंग है, दैट विल प्रॉब्ली हेल्प एंड एड देम इन अर्निंग्स ग्रोथ कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पैक एट दिस पॉइंट। श्योर। तो ये रहा है एनबीएफसी और सीमेंट स्पेस पर मयूरेश की तरफ से आते हुए। इस बीच nureshTech.co.in के नरेश मिरानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ET नाउ स्वदेश। आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस कहां पर आपकी नजर बनी है? सबसे पहला रिकमेंडेशन है भारती एयरटेल, जो स्टॉक है क्लोज टू ऑल टाइम हाई की तरफ है। एक ब्रेकआउट 720 पे हुआ था और अब 782 जो प्रीवियस हाई है वो क्रॉस करने पर है। रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है इंडेक्स के साथ लास्ट 2 दिन में। एक्सपेक्टेशन है कि इसका मूव 850 तक जा सकता है, स्टॉप लॉस 755। सेकेंड है बाय कोल इंडिया, जिसमें मेजर रेजिस्टेंस 195 to 200 बैंड रहा है फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। ये प्रीएम्प्ट कर रहे हैं ब्रेकआउट यहाँ पे। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट 190, टारगेट 215 इन द शॉर्ट टर्म।
और लास्ट स्टॉक रिकमेंडेशन होगा नाल्को, जिसने अगेन वो 130 का जो प्राइस बैंड है वो टेस्ट किया येस्टरडे, और अगेन फ्रेश 52 वीक हाई के पास है, स्टॉप लॉस 126, टारगेट 150। ठीक है, तो ये 3 स्टॉक्स हैं, भारतीय एयरटेल, कोल इंडिया और नाल्को, और उसके रैशनल्स भी हमें नरेश बता रहे थे। नरेश कल भी एक कॉल से रहे थे, तो जाहिर तौर पर आप इन टारगेट को, स्टॉप लॉस को ध्यान में रखें। हियर वी कैन सी अ बिग मूव। चलिए ठीक है, तो ये कुछ कॉल्स हैं अजय, आर यू फिगरिंग आउट समथिंग एल्स आल्सो? देखिए मेरा एक बार व्यू एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ जरूर जाएगा, जिसके हिसाब से हम थोड़ी देर में वैल्यूएशन भी डिस्कस करेंगे। अगर आप बिरला सन म्यूचुअल फंड का चार्ट देखें लास्ट 3 महीने का, या आप HDFC AMC का चार्ट देखें 3 महीने का, IIFL वेल्थ, ये जितने भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं ये रेडार पे ज़रूर आ जाएंगे। हम उसके ग्राफिक आपको लेके आएंगे। देखिए नीचे के लेवल से HDFC AMC में रिकवरी आ रही है। हमें और भी हमारे पैनलिस्ट बात कर रहे थे इस चैनल पर कुछ दिन पहले कि अब आपको बीटन डाउन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की तरफ ज़रूर देखना चाहिए। और अभी आपने एक बड़ी डील बंधन ग्रुप की IDFC म्यूचुअल फंड के लिए देखी है। वैल्यूएशंस को मयूरेश अगर मैं एनालाइज करना चाहूँ और बिजनेस मॉडल्स को एनालाइज करना चाहूँ, कंसोलिडेशन हो रहा है, प्लेयर्स कम होते जा रहे हैं। बिजनेस प्रोस्पेक्ट, आप तो खुद भी मार्केट रिलेटेड प्रोफेशन में है, आपको कैसे प्रोस्पेक्ट्स नज़र आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के? किनका बिजनेस मॉडल आपको अच्छा दिखता है इन सारे कंपनीज में? तो जो टॉप के 1-2 नाम है अजय, HDFC AMC हो, obviously Nippon Asset Management हो, these bigger players will garner more market share। जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की हम बात करते थे, ये वास्तविकता में हो रही है, क्योंकि जितने डीमैट खाते खुल रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स को स्पेसिफिकली आई थिंक एक लॉन्गर टर्म होराइजन इक्विटी इन्वेस्टमेंट में वेल्थ कंपाउंडिंग के दिख रहे हैं। दीज कंपनीज आर असिस्टिंग दैट, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल शायद स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेना नहीं चाहता कंसिडरिंग द रिस्क। दूसरा आई थिंक ये जो बड़े प्लेयर्स और कंसोलिडेशन की आपने बात की है, एब्सोल्युटली बराबर है, क्योंकि आई थिंक एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जमा करने के लिए काफी टाइम लगता है। यू नीड टू हैव एक ट्रैक रिकॉर्ड जो आपका परफॉर्मेंस होता है, वो इक्विटी स्कीम्स हो या डेट स्कीम्स हो, आउट परफॉर्मिंग द मार्केट, विच पेडिग्री इन्वेस्टर्स या मैनेजर्स आर प्रॉब्ली मैनेजिंग योर मनी, और तीसरा क्या पेरेंटेज है ये कंपनी की इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग कि आपकी जो ग्रोथ है वो होती रहेगी। इसलिए कंसोलिडेशन ये इंडस्ट्री में बिल्कुल लाजमी है। और क्योंकि एसेट्स जमा करना नए प्लेयर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, नए प्लेयर्स की एंट्री बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, बिकॉज इट टेक्स टाइम फॉर यू टू अचीव अ ब्रेक इवन स्टेटस। ये सारे बड़े AMCs को काफी समय लगा है फ्रॉम देयर इंसेप्शन टू प्रॉब्ली अक्यूमुलेट देयर AUM टू अचीव ब्रेक इवन स्टेटस। और आज के तारीख में आई थिंक जितने भी नए निवेशक इनके साथ जुड़ते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट वो मात्रा में बढ़ती नहीं है। इसलिए आई थिंक जो वॉल्यूम्स प्लस सब्सक्राइबर ग्रोथ और AUM ग्रोथ आती है वो क्वांटिफाई होती है EBITDA और बॉटम लाइन के, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम, जो नए प्लेयर्स के लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए आई थिंक ये सारे जो प्लेयर्स हैं, स्पेसिफिकली द टॉप 2-3, अगर आपका लंबे समय का नजरिया है, सो आई थिंक दे कैन गिव यू फैबुलस अमाउंट ऑफ रिटर्न्स, बट लंबा नजरिया होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली आई थिंक मार्केट्स विल बी प्रोन टू मार्केट मोमेंट एंड परफॉर्मेंस रिलेटेड टू द मार्केट। रियल एस्टेट स्टॉक्स अच्छा चल रहे हैं। हमने देखा कि सीमेंट स्टॉक्स भी डिस्पाइट ऑफ ये आपका भाड़ा बहुत बढ़ गया है, डीजल कॉस्ट बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन पीक ऑफ पेसिमिज्म से बहुत अच्छे रिबाउंड्स आए हैं। लेकिन NBFCs जो कि एक्चुअली एक बेनिफिशियरी, अगर वॉल्यूम ग्रोथ रियल एस्टेट में हो रही है तो फाइनेंस तो सब NBFC से होता है। NBFCs क्यों इतना ज़्यादा लैंग्वेज कर रही हैं? मयूरेश, आपको NBFC में वैल्यू नजर आती है NBFC स्टॉक्स में कहीं पे? तो 2 चीजें अजय, जैसे मैं जस्ट रिमार्क्स में कह रहा था मानसी को NBFC को लेके, एक आई थिंक दे आर डिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ इधर बैंक्स और अदर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस इन टर्म्स ऑफ देयर बोरोइंग। इसलिए हर एक NBFC की जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है, जो क्रेडिट रेटिंग है, इस पे निर्भर करेगा कि क्या बोरोइंग कॉस्ट पे वो बोरो करते हैं। अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो तो नेशनल हाउसिंग बोर्ड से और बैंक से क्या रेट पे इनको मिलता है। अगर रूरल फोकस्ड NBFCs हो तो आई थिंक जो रूरल बॉडीज हैं प्लस बैंक से इनको क्या मिलता है कंसिडरिंग देयर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसलिए आई थिंक जो स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज बैक्ड NBFCs हैं, एक इस पे प्रॉब्लम कैपिटल एडिक्वेसी की होती नहीं है। दूसरा आई थिंक बिकॉज ऑफ द पेरेंटेज सपोर्ट दैट दे गेट, जो इनकी बोरोइंग मिक्स होती है ये काफी डिवर्स होती है, और इसलिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज स्टिल एट अ मैनेजेबल लेवल।
because they are ultimately competing with a lot of public sector banks when it comes to rural or semi-urban areas. और तीसरा, ये क्या अपने स्प्रेड्स रख सकते हैं, यानी अपना जो फायदा इनको कमाना है बोरोइंग कॉस्ट और लेंडिंग कॉस्ट के बीच में, अगर बोरोइंग कॉस्ट मैनेजेबल लेवल्स पे रहती है compared to others who do not have that financial stability, these NBFCs will keep on gaining market share over a longer period of time. इसलिए I think जो मैं बात कर रहा था कि I think जो लीडरशिप पोजीशन वाले हैं, स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज वाले हैं, जिसका कैपिटल एडुकेशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है, ये NBFCs पे फोकस करना चाहिए. M&M फाइनेंशियल और जैसे मैंने कहा हमारी ग्लोबल टीम को चोला इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा लगता है. ऑलराइट, तो क्लियरली ऑफ कोर्स ये सारे के सारे फ्लेवर हैं ही रियल एस्टेट, सीमेंट, एनबीएफसीज जिस पर आपको फोकस बनाकर चलना है, लेकिन इस बीच स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी ढेर सारा दिखा है. और राहुल, गोदरेज कंज्यूमर इनफैक्ट सारी कंपनियों के नतीजों से ठीक पहले जो Q4 ऑपरेशनल अपडेट्स आ रहे हैं लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं. गोदरेज कंज्यूमर की अगर बात करें, इंडोनेशिया में इनका हाइजीन पोर्टफोलियो काफी मजबूत है, भारत में सेल्स ग्रोथ 10% तक रह सकती है, वहीं अफ्रीका में लगातार 7वीं तिमाही में ग्रोथ जो है 10% देखने को मिली है. 752 के लेवल्स पर कल इस स्टॉक में हमने ट्रेड देखे थे. राहुल, एक बार टेक्निकली चार्ट्स देखें और बताएं करंट लेवल्स पर यहां क्या करना चाहिए. जी बिल्कुल मानसी, और देखिए जिस तरीके से स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है अराउंड 688 687 के आसपास, देखिए वहाँ से एक इसने अच्छी चाल दिखाई. पिछले 2 सेशन अगर छोड़ दें तो उसके पहले स्टॉक ने बहुत अच्छी रिकवरी चलती हुई आ रही थी, और उसी के चलते इसने एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन जो बनाया ऑन अपसाइड इसने अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है. अभी हाल फिलहाल जिस लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है वहाँ से मुझे लगता है कि ऑन द डाउन साइड एक लिमिटेड इसके पास में एक स्पेस है जो कि एक इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, विच विल बी प्लेस्ड एट अराउंड 740 लेवल्स. और इस 740 के लेवल से सपोर्ट से लेके मुझे लगता है ऑन दी अपसाइड इसके पास में बहुत अच्छा रूम है अपसाइड जाने के लिए अराउंड 800 रुपये के लेवल्स तक. तो मेरा मानना है कि जिनके पास भी गोदरेज कंज्यूमर के अगर होल्डिंग है तो आप वहाँ पे उसको डेफिनेटली कंटिन्यू करें. फ्रेश खरीदारी की सलाह, थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जा सकता है स्टॉक, तो उसके बाद में हम चेक करेंगे जब ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई जो कि इसने परसों बनाया था अराउंड 775 के लेवल्स के आसपास, तो वहाँ जब स्टॉक आता है तो वहाँ पे आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं. जिनके पास होल्डिंग है वो डेफिनेटली इसको कंटिन्यू करें. बिल्कुल, एग्जिस्टिंग पोजीशंस को कंटिन्यू करने की राय यहाँ पर मिलती हुई. इस बीच सीएनजी पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी लगातार खबरें बनती जा रही हैं. दिल्ली में सीएनजी के दाम करीब 2.5 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ते हुए दिखे हैं. अप्रैल में अब तक दाम जो हैं 9 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ते हुए दिख चुके हैं. रुद्रमूर्ति जी, आप आईजीएल पर करंट लेवल्स पर जो ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं, इस खबर इनफैक्ट सीएनजी पीएनजी के चलते हम देख रहे हैं लगातार ये फोकस में रहता भी है, बताएं आईजीएल पर क्या करना चाहिए. मानसी जी, आईजीएल का स्टॉक शॉर्टर टर्म ट्रेंड देखा है तो कंसोलिडेशन जोन पर है, और इसका ब्रेकआउट जोन है वो 400 का लेवल्स पर है. सो स्टॉक अभी कंसोलिडेशन जोन पर ही है. 400 लेवल्स का ब्रेकआउट करके क्लोजिंग बेसिस में 400 को अभी आईजीएल क्रॉस करना है, बाद में मोमेंटम आ सकता है. ट्रेडिंग के लिए आई विल डेफिनेटली वेट फॉर द स्टॉक to make a close above 400 level and then I will consider buying. Currently consolidation zone पर है. एक आज सुबह नोट आया रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर मॉर्गन स्टैनली का. ऑफ कोर्स जीआरएम इंप्रूव होने का फायदा तो उन्हें मिला ही है, लेकिन अगर आप देखें कि 18,000 तक का जो सफर है 15,700 800 से लेके 2900 का टारगेट उन्होंने रखा है, उसमें रिलायंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था. कुछ चार्ट्स पे 2250 से ऑलमोस्ट 2700 की जर्नी रिलायंस ने, हाँ 2626 हो गया, बट हाँ एक्चुअली ऊपर गया था, ये 2700 करीब गया था, इसने की है. अभी ये दिखा रहा है कि भाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लग रहा है. रिलायंस को मूव करना है इतना बड़ा, रिटेल एचएनआई का तो हाथ नहीं हो सकता इसमें. आपके हिसाब से किस लेवल्स पे री एंटर करना चाहिए किसी को अगर ये राइड करना है स्टॉक? जो इतनी बड़ी रैली आई थी उसके बाद कंसोलिडेशन होना स्टॉक में बिल्कुल लाजमी है, और जो स्टॉक ने कल क्लोजिंग दी है वो अपने जो शॉर्ट टर्म एवरेजेस हैं ठीक उसके पास दी है, विच मींस कहीं ना कहीं स्टॉक उस लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा है. यहाँ से करीब 25 या अबाउट 1% नीचे 2590 ये जो लेवल्स हैं जहां पे स्टॉक के शॉर्ट टर्म एवरेजेस बन रहे हैं, ये अच्छे लेवल्स हैं एंटर करने के लिए. अगर कोई इन्वेस्टर ना वेट करना चाहे तो यहाँ पे भी एंटर किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ से अपसाइड जो
जो है 2730 के आसपास तक का लग रहा है, तो ये भी लेवल ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा वेट करके नीचे लें तो आपका पे ऑफ प्रोफाइल बेटर हो जाएगा। सो रिलायंस स्टिल रिमेन्स अ बाय एट करंट लेवल्स एंड एट डिप्स आल्सो। ये व्यू रहेगा खुश का रिलायंस पर भी। कल भी हम एक रिलायंस पर बाय कॉल भी ट्रैक कर रहे थे, हमारे एक्सपर्ट्स दे रहे थे। देखते हैं आज किस तरह की मूव दिखाता है रिलायंस। इस वक्त अगर आप प्री ओपन में देखें तो प्री ओपन में तो आपको लगभग रिलायंस यहाँ 1.5% नीचे दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, एक बार वेरी क्विकली आज ये देख लेते हैं कि आज जब मॉर्निंग में हम जब निकुंज से समझ रहे थे कि वो अब मार्केट पर क्या व्यू बना रहे हैं, कौन से सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन उनको दिख रहा है, सुन लेते हैं उनका क्या व्यू था। निफ्टी इस समय आपको एक बाज़ार के अंदर जो प्राइस एक्शन हो रहा है वो कैप्चर नहीं कर रहा है, और मैं इस बात से एकदम भी आश्चर्यचकित नहीं हूँ, बिकॉज दैट्स हाउ मार्केट्स मूव। गिरेंगे, फिर निफ्टी में रैली आएगी, फिर बैंक निफ्टी में सपोर्ट आएगा, फिर आपके बड़े आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स वापस आएंगे, जैसा हमने एनर्जी में देखा, जैसा हमने मेटल्स में देखा। उसके बाद निफ्टी एक रेंज में आ जाएगा, मार्केट्स कन्विंस हो जाएंगे जी निफ्टी रेंज में आ चुका है, अब क्या करना चाहिए। मार्केट तो गिर नहीं रहा है, तेज़ी आई थी, हमने पार्टिसिपेट नहीं करा, तो अब स्टॉक्स पे जाते हैं। तो आप स्टॉक्स इंडिविजुअली जाते हैं, फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स में हम देखते हैं तेज़ी आती है, फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स जो बड़े अच्छे मिड कैप्स आते हैं उनमें तेज़ी आती है, फिर उसके बाद स्मॉल कैप स्टॉक्स में तेज़ी आती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो एक टिपिकल हम बोलते हैं ना जी छोटे स्टॉक्स विच आर पेट्रनाइज बाय डे ट्रेडर्स, जिसको हम एक हिंदी में कहावत बोलते हैं चिंदी चिल्लर स्टॉक्स, उनके अंदर तेज़ी देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद आखिरी पार्ट जो आता है वो आता है बीटन डाउन थीम्स। तो हम देख रहे हैं प्लेटफॉर्म कंपनीज में किस प्रकार से बीटन डाउन थीम्स में रैली आ रही है। तो जो मार्केट एक मूव कर रहा है, एक चक्र के जैसे मूव कर रहा है एज पर द कंप्लीट टेक्स्ट बुक। द प्रॉब्लम इज दैट अब ये समय आ चुका है कि आपको पूछना पड़ेगा जी, आप बर्थडे पार्टी में गए थे, म्यूजिकल चेयर आप खेल रहे हैं, म्यूजिकल चेयर का म्यूजिक बंद होने से पहले आपको चेयर पे बैठना है। मुझे लगता है कि इस मार्केट के अंदर लेवल्स को लेकर के, मैक्रोस को लेकर के, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को लेकर के थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। देखिए प्लेटफॉर्म कंपनीज में पहले हमने देखा ज़बरदस्त उछाल आया था, सबको लगता था भाई ये एक नया पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है और प्लेटफॉर्म हो या इंटरनेट हो या टेक कंज्यूमर टेक कंपनीज हो, इनके अंदर रहना चाहिए। उनके बाद इनमें गिरावट आई, पेटीएम जैसा शेयर 70% गिर गया, नाइका जैसा शेयर 30% से ज़्यादा गिर गया, इन्फो एज जिसके अंदर नौकरी का कैश फ्लो भी आता है, जो एक इन्वेस्टी कंपनी है, उसको भी मार पड़ी, वह भी ऊपर से 30-35% गिर गया। मगर अब मार्केट बोल रहा है जी देखिए प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं, अब उनमें डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऐसी प्लेटफॉर्म कंपनीज में नज़र डालते हैं जिनका रियल बिजनेस है, रियल कैश फ्लो है। जैसे कि बीएससी हो गया, बीएससी एक प्लेटफॉर्म है, आप जाकर के ट्रेड करते हैं। आईईएक्स एक प्लेटफॉर्म है, एमसीएक्स एक प्लेटफॉर्म है, तो वो भी प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं, मगर वो प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं। तो मार्केट ये बोल रहा है जी प्लेटफॉर्म कंपनीज में जहाँ पे यूफोरिया हुआ था उसको अवॉइड करिए, जिन कंपनीज के अंदर रेलेवेंस है धंधे की, बिजनेस की, कैश फ्लोज की, उनको रिविजिट करिए। ओके ठीक है, तो आज मार्केट फिर से एक बार गैप डाउन कर रहा है। कल भी गैप डाउन हुआ था मार्केट का, तो सेकेंड डे है जब मार्केट को ऐसे गैप डाउन पोजीशंस मिलेगी। लेकिन कल 17,800 था, आज 17,700 है। हम 100 पॉइंट करके थोड़ा नीचे आ रहे हैं, और ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है। खैर 9:05 का समय हो गया, तो आपको एक्सक्लूसिव स्टोरी बताते ही हैं हम हमेशा की तरह, और इस बार भी बताएंगे। कंज्यूमर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर आ रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर सरकार ने कुछ समय के लिए ब्रेक लगाने का कह दिया है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी मेरे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनते हैं प्रकाश प्रियदर्शी से। प्रकाश गुड मॉर्निंग, बताएं। देखिए सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि अगले कुछ समय तक ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है वो पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करेंगी। सूत्र में बता रहे हैं कि सरकार ने इस बात के निर्देश दिए हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कि रिटेल प्राइसेस जो है उसमें समीक्षा नहीं की जाए कुछ समय तक, और कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की जाए। सूत्र में भी बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने ओएमसी से ये कहा है कि जो वैश्विक घटनाक्रम है उसमें तेजी से बदलाव हो रहा है, लिहाजा ये बेहतर है कि अभी वेट एंड वॉच के मोड में रहा जाए। तो ऐसे समय में जब महंगाई अपने चरम पर है और पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से इसमें और तेजी आ रही थी, लिहाजा एक तरीके से एक बड़ी राहत है कंज्यूमर के लिए। सूत्र में भी बता रहे हैं कि हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि कितने लंबे समय तक तेल कंपनियां जो है वो कीमतों की समीक्षा रोकेंगी और पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी से बचेंगी। साथ ही साथ
सरकार इस बात की भी समीक्षा कर रही है कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती की जाए, कितनी कटौती की जाए और कब की जाए, इसके सही समय का इंतजार किया जा रहा है। और साथ ही साथ राज्य सरकारों से भी इस बात की अपील की गई है कि वो भी वैट में कटौती करें। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 16 दिन में पेट्रोल डीजल पे करीब 10 रुपए की बढ़ोतरी तेल कंपनियां कर चुकी हैं और जो मौजूदा स्थिति दिख रही है उसमें और बढ़ोतरी की संभावना है। लेकिन सरकार के सलाह पर कंज्यूमर को अगले कुछ समय तक राहत मिलती हुई दिख रही है। देश के कई हिस्सों में फिर से पेट्रोल के प्राइसेस 100 रुपीज के पार चले गए हैं और कुछ हिस्सों में ये ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। सरकार को काफी आलोचना झेलनी पड़ रही है, पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी। ऐसे में हरकत दिखाई जा रही है और कंपनियों को इस बात की सलाह दी गई है कि अगले कुछ समय तक कीमतों में बढ़ोतरी ना करें। ठीक है, तो एक अहम खबर है और एक राहत वाली खबर भी है कि सरकार ने फैसला किया है कि अब आगे चल के पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं पड़ेंगे। मयूरेश, कितना फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों से ऑयल मार्केटिंग कंपनी से? अगर वो 80-80 पैसे करके दाम बढ़ा रही थी तो अंडर रिकवरीज को कवर कर ही रही थी। देखिए, वैसे तो गवर्नमेंट ने मैकेनिज्म बना ही रखा है, वो तो कंट्रोल नहीं करती, डिकंट्रोल्ड है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन रहता है किसी न किसी तरीके से, एसेंशियल्स है ना। इसलिए आपका व्यू पॉइंट क्या है? तो दो चीजें डिम्पी, आई थिंक ये सारी कंपनियों ने लिए थे OMC में ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स। आई थिंक करना उनको लाजमी था बिकॉज दे वर बाइंग क्रूड एट अ वेरी हाई प्राइस, और अगर पास थ्रू नहीं करते थे तो एक जबरदस्त नुकसान होता था। विद ऑयल वेयर इट इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई थिंक दो चीजें होती हैं। एक, आई थिंक जो ये खरीदी करते हैं ऑयल की, अगर पास थ्रू नहीं कर पाते हैं तो जो GRMs, सिंगापुर GRM से $12-12.5 प्रति बैरल, ये पूरा का पूरा ये एंजॉय नहीं कर पाएंगे बिकॉज इवन फीडस्टॉक प्राइसेस विल गो सिग्निफिकेंटली हायर। और दूसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ इफ दे डू नॉट पास दिस थ्रू, आई थिंक जो मार्जिन्स और इबिटा पे मार पड़ती है, इफ दे हैव टू प्रोबेबली टेक केयर ऑफ ऑल द अंडर रिकवरीज ऑन देयर बैलेंस शीट, ये सारा प्रॉफिट वाइप आउट कर देती थी फॉर व्हाट दे प्रोबेबली अर्नड इन द एंटायर फाइनेंशियल ईयर इन जस्ट वन क्वार्टर। तो आई थिंक काफी डिपेंडेंट होता है कि ऑयल के प्राइसेस कैसे हैं, डिमांड सप्लाई डायनामिक्स, और ये वजह से आई थिंक हम थोड़े दूर रहते हैं OMC स्टॉक से बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन टू मेनी फैक्टर्स। ऑलराइट, ठीक है। सो फिलहाल लेकिन एक्सक्लूसिव खबर कि अभी जो जितनी बड़ी कीमतें हैं पिछले 12 दिन में आप देखें तो अब 119 रुपए के करीब पर लीटर मुंबई में पेट्रोल हो गया है। तो फिलहाल अभी के लिए कुछ समय के लिए इसे रोका जाएगा। अभी फिलहाल पेट्रोल और की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन OMC शेयरों का आप हाल देखें क्योंकि ऑलरेडी इनके पर अभी भी एक मार्जिन प्रेशर है और शायद जितनी भी कीमतें बढ़ी हैं वो काफ़ी नहीं है, इसलिए स्टॉक अब इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। लेकिन इस वक्त प्री ओपन मार्केट्स में आप किस तरह से देख रहे हैं स्टॉक्स को रिएक्ट करते हुए? टाइटन को आप देख रहे हैं, टाइटन क्योंकि बिजनेस अपडेट्स जो आए उसके वहां पर थोड़ा सा डेंट रहा, प्रेशर रहा मार्जिन पर, और जिसके चलते हम देख रहे हैं 1.5% नीचे टाइटन दिख रहा है आपको। इनफैक्ट 17,800 एक बड़ा सपोर्ट था जिसे बार बार बात की जा रही थी। राहुल, 17,800 अगर टूटता है, कल भी हम ये बात कर रहे थे, तो नीचे के और लेवल देख सकते हैं। रुद्रा है हमारे साथ। रुद्रा, नीचे कहां तक फिर स्लिप कर सकता है बाजार? प्रियंका, लास्ट टाइम भी हम टाइटन को चार्ट चेक किया एंड वी वर कंपेयरिंग इट विद कल्याण ज्वेलर एंड आई वाज सेइंग टाइटन इज अ फार बेटर चार्ट टू बाय एंड इट्स अ पोर्टफोलियो स्टॉक, बट वो भी कहा सपोर्ट है उसका 2300 to 2330 zone. So any dip in Titan, it is a great buying opportunity at levels only closer to 2300 to 2330. And yes, even last time we said not to buy Titan at those levels because short term pay trend was definitely down. So traders ke liye, if someone wants to go short and you want to cover your short position with tight stop loss and you have the risk management, then yes, around 2330, 2350 this stock can come. But I don't advocate retracement trade and shorting stocks like Titan even for short term. Other way around, buy it closer to 2330 to 2350 if you get Titan there. ऑलराइट, ठीक है। पोर्टफोलियो स्टॉक है, लेकिन मेरा सवाल लेवल्स पर भी था। कुछ से जान लेते हैं, चलिए एक बार। कुछ, आज 17,700 के पास अगर बाजार खुलता है, यानी 17,800 को हम ब्रेक करते हैं, तो यहाँ नीचे अब बड़ा सपोर्ट कहाँ होगा? देखिए, अगर हम डेटा की बात करें तो पहले ही 17,700 एक लेवल था जो मैं एज अ सपोर्ट एडवोकेट कर ही रहा था। और अगर हम ऑप्शंस डेटा देखें तो यहाँ से सीधा हमें जो बेस दिखता है पुट बेस, वो है 17,500 पे।
ये तो मैं नहीं कहूंगा कि मार्केट्स यहाँ पे नहीं आ सकते। देखिए मार्केट्स में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके के हम फॉर्मेशंस देख रहे हैं उस तरह से 17,700 इटसेल्फ शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट फ्रॉम हियर ऑन। बट इफ दैट डज नॉट होल्ड, 17,500 एक लेवल होगा जहां पे मार्केट इमीडिएटली जा सकता है, क्योंकि बीच के जो स्ट्राइक्स हैं या जो बीच के लेवल्स हैं उनमें मार्केट उतनी स्ट्रेंथ नहीं बता रहा है, वो इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर नहीं एक्ट करते हुए दिख रहे हैं। ओके ठीक है। आज जो मार्केट की फिर से लीडरशिप में जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो HDFC कर सकता है, क्योंकि 0.2% नीचे है। आज ध्यान रखें जी एंटरटेनमेंट में ब्लॉक लगेगा एक, और ये बड़ा ब्लॉक है 7% इन्वेस्को। वही इन्वेस्को है जिसने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जी में की थी और बाद में लीगल्स तक मैटर पहुंच गया था। वो अपना 7% हिस्सा बेच रहा है। इन्वेस्को बेच रहा है ये एक बात है, खरीद कौन रहा है ये दूसरी बात है। अभी तक उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन जैसे ही ये डील होगी तो धीरे धीरे करके उसका नाम भी आ जाएगा, तो उसके बाद हो सकता है इस शेयर के अंदर आपको अच्छा खासा उतार चढ़ाव देखने को मिले। ध्यान रखिएगा 270 पे इसका 200 दिन का एवरेज है, 270 पे ही ब्लॉक डील का पहला ब्रैकेट है। 270 से लेकर 290 के बीच बीच में डील्स लगेंगी। खैर अभी इस तरह का कोई अभी जल्दबाजी ना देखिएगा इसमें। दूसरा, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आज 1% नीचे खुल रहा है, मारुति सुजुकी भी आज 1% नीचे खुल रहा है। ये तीन ऐसे शेयर्स हैं जिनकी वेटेज के हिसाब से आज ये नीचे खुल रहे हैं, और इसे 17,800 के नीचे ड्रैग करवाने में इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान होगा। SBI भी आज 0.5% नीचे है, HDFC बैंक भी 0.5% आज नीचे है। ये वो सारे शेयर मैं इसलिए आपको नोटिस करवा रहा हूँ क्योंकि इनकी वेटेज है। जब जब सपोर्ट टूटे तो मंदी वाले शेयर्स देखिए, जब जब तेजी हो तो फिर सपोर्ट ब्रेक्स हो तो ऊपर वाले शेयर्स चेक कीजिएगा। सिप्ला, टाटा स्टील, कोल इंडिया, ये कुछ एक वो शेयर्स हैं निफ्टी के जो आज करीब 1% बढ़कर खुल रहे हैं। मैं बहुत संक्षेप में एक बार टाटा स्टील पे रिकमेंडेशन लेता हूँ। खुश, बहुत जल्दी से बताइएगा ये भी और चलेगा क्या? कल की क्लोजिंग अच्छी है, आज की ओपनिंग अच्छी है। ये देखिए मेटल पैक में डेफिनेटली एक स्ट्रेंथ है, और टाटा स्टील इन पर्टिकुलर जो रैली दिखा रहा है, यहाँ से आई वुडंट रूल आउट अ मूव टू 1425 लेवल्स जो इसके रीसेंट हाइज रहे हैं फ्यू मंथ्स अगो। ओके ठीक है। अभी खैर बाजार खुलने को है, और इस बीच आप अलग अलग स्टॉक्स पे जो रिएक्शन था वो हमने आपके सामने रख ही दिया है, और जो पहला टिक आएगा उसमें खासकर बड़े शेयर्स पे फिर से ध्यान रखिएगा। जी एंटरटेनमेंट पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए, बंधन पे भी ध्यान रखिएगा। इनके कंसोर्शियम IDFC म्यूचुअल फंड्स में हिस्सेदारी खरीद रहा है, इसके बारे में आपको पहले भी जानकारी दी थी। ITC थोड़ा रुक सकता है कि आज ये इंपॉर्टेंट होगा समझना। एक्सिस बैंक, ICICI, दो और ऐसे बैंक हैं जिस पे आज सबसे ज़्यादा ध्यान होगा। मारुति सुजुकी पे भी आज प्रॉफिट बुकिंग का दौर चल सकता है, और पहला टिक आपकी स्क्रीन पर आने को है। और इस आज मझोले शेयर्स की कैटेगरी आपको थोड़ा ज़्यादा एक्टिव दिखेगी। कल भी ऐसा था कि स्मॉल कैप और मिड कैप का इंडेक्स बकायदा हरे निशान में थे, लेकिन ब्रॉडर इंडेक्सेस कमजोर थे। आज एडवांसेस की फिगर देख के ऐसा लग रहा है कि बाजार बहुत ज़्यादा नीचे गिरने के मूड में नहीं है। 1100 शेयर पहले एडवांसेस के अंदर आए हैं टिक लेके, और 335 ऐसे हैं जो कि डिक्लाइंस के साथ है। मार्केट ने 17,700 का आज बचाने की जद्दोजहद करनी है। जो पहली गिरावट है वो 80 पॉइंट की है, सेंसेक्स में करीब 313 पॉइंट की, और बैंक निफ्टी के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे भी गिरावट अच्छी खासी है, करीब 0.5% के आसपास की, और 193 पॉइंट उठे हैं। अब आते हैं सीधा सीधा शेयर्स पे। आज कमजोर कौन कर रहा है बाजार को? शुरुआत में ही जैसे कहा था कि HDFC कर रहा है, मारुति करेगा, HDFC बैंक भी आ गया ऊपर, और साथ ही टाइटन भी ऊपर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी ऊपर है। इन सबका ना परसेंटेज है करीब 1%। रिकवरी करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और सभी शेयर्स को ऊपर आना पड़ेगा। तो हम 56 लाख शेयरों के कई सौदे लगे हैं। जी एंटरटेनमेंट में ब्लॉक डील्स लगना शुरू हो गई हैं। आप ध्यान रखिएगा आज ब्लॉक डील्स के क्वांटम बढ़ेगा। 90 लाख शेयरों का सौदा फिर से लगा है ब्लॉक डील्स के अंदर। 7% इक्विटीज का हाथ बदला हो रहा है, और 270-290 वाली रेंज में है। फिलहाल जी एंटरटेनमेंट ऊपर है। 1 मिनट के लिए जी वाले शेयर्स को ज्यादा एक्टिवली रखिएगा ऊपर। बार बार इसमें आपको ब्लॉक डील्स के कई सौदे आएंगे, ध्यान रखिएगा। ये चेंज ऑफ हैंड्स होगा, और अगर भाव नहीं टूटते तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं शायद जो दूसरा हैंड है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग होगा। तो 7% इक्विटी अपने आप में बहुत बड़ी है, और इन्वेस्को इसमें सबसे बड़ा प्लेयर है, वही अपनी इक्विटी बेचने जा रहा है। 90 लाख शेयरों का एक और आपको ब्लॉक यहाँ पे लगता हुआ दिख रहा है। तो अलग अलग ब्लॉक्स हैं जो आपको लगेंगे। फिलहाल भाव नहीं टूट रहे, ब्लॉक्स लग रहे हैं, ये अच्छी बात है। आ जाते हैं दूसरे शेयर्स पे। HDFC, मारुति, HDFC बैंक, ये सभी के सभी शेयर्स कमजोर। आज बढ़ने वाले शेयर्स में और थोड़ा पार्टिसिपेशन देखेंगे तो DV स्लैब आज ऊपर आ गया। एशियन पेंट्स के अंदर थोड़ा क्रूड का इंपैक्ट एकदम से दिखता है तो ये ऊपर आ गया। श्री सीमेंट ऊपर है। ये कुछ वो शेयर्स हैं जो आज बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आपको प्रियंका बता रही है मझोले कंपनीज के शेयर। खैर इस बीच एक बार और मैं आपको रोक रहा हूँ। 5 करोड़ शेयरों के सौदे लग चुके हैं ब्लॉक डील के जरिए जी एंटरटेनमेंट पर।
अभी टोटल जो ब्लॉक लगा है वो 5.5 करोड़ शेयर्स का लग चुका है। भाव में कोई बहुत बड़ी करेक्शन नहीं है, 270 इसका 200 दिन का एवरेज है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। तो आज ये विन वाला सिचुएशन हो जाएगा कि ब्लॉक लग गया और हमने एवरेज नहीं तोड़ी। प्रियंका आपको मझोली कंपनीज बता रही है। बिल्कुल, तो ये तो जी पर बात रही है। एक बार निफ्टी के भी कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। आज डिम्पी अगर आज भी देखें ना तो इंडेक्स को वीक जो कर रहा है वो HDFC पैक कर रहा है। HDFC बैंक लगभग 1.5% एक्चुअली यूनी लेवल्स के पास अब आ गया, जहां से ये मर्जर की एक्विजिशन से, जहां सर्ज मर्जर की न्यूज के बाद जहां ये सर्ज दिखा रहा था। आप HDFC बैंक को देखें 15.28 के पास और HDFC लिमिटेड 2500 के नीचे, तो उन्हीं लेवल्स के पास फिर से आपको मिल रहा है, जहां सोमवार को शायद जहां से शुरुआत हुई इसकी बढ़ोतरी की। दूसरे कुछ और जो मिड कैप स्पेस में स्टॉक्स हैं, क्योंकि कल मिड कैप में हम लगातार बता रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप वहां अच्छा खासा एक्शन है, वहां पर आज कौन से स्टॉक्स हैं जो सर्च कर रहे हैं। इसमें सबसे ऊपर आपको आज भी अदानी पावर दिखेगा, 5% अदानी पावर 256 हो चुका है। और लगातार पावर स्टॉक्स में अदानी पावर हो, टाटा पावर हो, पावर की जितनी भी तमाम कंपनीज हैं उनमें आपको एक मूव दिख रही है और आज भी ये तेज है। इसके अलावा सीमेंट स्पेस से आपको डालमिया भारत, वरुण बेवरेजेस आपको लगभग 2.5% ऊपर, इसमें भी शायद गर्मी का एक ट्रिगर है, बॉटल्स बनाती है ये कंपनी और इसके चलते यहाँ पर भी आपको एक तेजी दिख रही है। JSW एनर्जी 1.5%, ये एक बड़ा गेनर है। इसके एक सब्सिडरी के ऑपरेशन स्टार्ट हुए हैं, कंपनी ने आज ही अपने प्रेस रिलीज जारी किया जिसके चलते बताया ये। तो उसके अलावा CESC फिर से आपको वही पावर स्पेस की दूसरी स्टॉक दिखेंगे, टाटा पावर, और साथ ही आपको रियल एस्टेट स्पेस से प्रेस्टीज स्टेट जैसे काउंटर सेल आपको फिर से दिखाई दे। तो मेटल पैक कोकिंग कोल प्राइसेस के शायद प्राइस बढ़े हैं और जिसके चलते हम देखेंगे मेटल में एक फिर से एक वाइब्रेंस बनी हुई है। चलिए एक्सपर्ट से एक बार व्यू ले लेते हैं कि उनका क्या व्यू बन रहा है। सबसे पहले पहला फर्स्ट रिएक्शन ऑन जी ओनली, किस तरह का आज मूव दिखा सकता है स्टॉक, कैसे वॉल्यूम्स दिख रहे हैं आपको? वॉल्यूम तो ऑफ कोर्स डील्स बड़ी लग रही है तो वॉल्यूम दिख रहे होंगे, पर प्राइस एक्शन कैसा हो सकता है? The price action is not as negative as one would have thought, और जिस तरीके का मोमेंटम हमने रिसेंटली इस स्टॉक में देखा है प्योरली ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, एक कंसोलिडेशन है। तो अगर ये 280 के जो इसके लेवल्स हैं ये नहीं ब्रेक करता है तो आप डेफिनेटली इसमें यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ अबाउट 310। लेकिन इतनी बड़ी न्यूज, इतनी बड़ी एक्टिविटी है तो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए थोड़े समय के लिए, फिर एक एंट्री ली जा सकती है इन स्टॉक्स में। 9.9% इक्विटी ने हाथ बदले। हालांकि जो इन्वेस्को है उसका अपना डील साइज था करीब 8% के आसपास और उनके पास 7.5% उनको करना था, क्योंकि उनका कुल मिला के 18.5% था, 11% वो होल्ड करना चाहते थे। लेकिन जो ब्लॉक्स लगे हैं वो 9% के भी ऊपर लगे, यानी कि 9.25% लगे। इसका मतलब इन्वेस्को के साथ में किसी और ने भी माल बेचा है, जो कुल मिला के ब्लॉक डील्स के अंदर कैलकुलेट हुआ है। 10 करोड़ शेयर है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मेरे को दिख रही है इस डील की पूरी साइज में, वो इसका प्राइस का इरोजन नहीं होना। आप 10 करोड़ शेयरों का हाथ बदला कर रहे हैं लेकिन भाव नहीं टूटे और पहले 5 मिनट में नहीं टूटे। इसका मतलब कोई ऐसा वैक्यूम क्रिएट नहीं हुआ कि जिससे कि एकदम से इक्विटीज को ऑफलोड किया गया, लेकिन पकड़ने वाले के हाथ इतने मजबूत थे कि उसने भाव ही नहीं टूटने दिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज हो सकता है सेकंड हाफ में आपको मोमेंटम जी एंटरटेनमेंट में देखें। मयूरेश, एक बार आपका रिकमेंडेशन भी चाहिए जी एंटरटेनमेंट पे। भाव ना टूटना, 9% इक्विटी का हाथ बदला हो जाना, ये तो इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। और जी जैसा शेयर अच्छा वही बेच रहा है जिसने सबसे पहले लीगल प्रॉब्लम की थी इन्वेस्को। एब्सोल्युटली डिम्पी, और यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक इतने बड़े ब्लॉक में अगर भाव नहीं टूट रहा है या डिस्काउंट पे नहीं आ रहा है, shows that the strength of the buyers is probably there। अच्छा, इतना बड़ा accumulation होने के बाद आई विल एब्सोल्युटली अग्री विथ यू, क्योंकि जो इतना बड़ा ब्लॉक अक्यूमुलेट करता है शायद एक सेकेंडरी मार्केट में बाद में एक डील्स में दे कैन जस्ट कंटिन्यू देयर बाइंग देयर, और सप्लाई प्रेशर्स काफी कम होते हैं वंस दिस स्टॉक इज टेकन आउट। तो बिल्कुल मुमकिन है कंसोलिडेशन हो रहा है इंडस्ट्री में। जी और सोनी के विलय के बाद आफ्टर रेगुलेटरी अप्रूवल्स आर रिसीव्ड, वो जनरल एंटरटेनमेंट हो, बिजनेस हो, OTT प्लेटफॉर्म्स हो, कॉस्ट और रेवेन्यू सिनर्जीज अच्छी खासी आएगी एंड कंसोलिडेशन विल प्रॉब्ली एंश्योर कि जो वैल्यूएशन, जो अर्निंग्स का एक तड़का मिलेगा वो अगले कई तिमाहियों तक बढ़ता जाएगा। तो मुझे लगता है आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज द स्टॉक हैज नॉट फॉलन इन स्पाइट ऑफ दिस ब्लॉक। सेकंड हाफ में शायद मोमेंटम जी के स्टॉक में देखा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल। एक बार कुछ और स्टॉक्स भी देख लेते हैं कि यहाँ कोई ट्रेडिंग पिक्स अगर हमारे एक्सपर्ट्स के आ रहे हैं। राहुल, IRCTC FNO का इस वक्त बड़ा गेनर, बात इस तरह की आ रही है कि शायद सरकार इसमें OFS ला सकती है और हम देख भी रहे हैं कि 2 दिन से यहाँ सर्ज भी है। क्या ये और बड़ा मोमेंटम दिखा सकता है? एंट्री पॉइंट लेना चाहिए यहाँ? देखिए, एंट्री पॉइंट के हिसाब से तो प्रियंका
ठीक लगता है क्योंकि ये एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है मेजरली, और जिस तरीके के लेवल्स पे अभी मौजूद है ये एक एक अपने सपोर्ट के पास में है। तो अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर देखेंगे अगर अभी के ट्रेड में तो काफ़ी अच्छा प्लेस आउट होता हुआ दिखेगा। मुझे लगता है कि एक अच्छा सपोर्ट इसके पास में 785 के लेवल पे है जो कि मात्र 6 रुपये नीचे है। तो अगर पोजीशन बनानी है तो डेफिनेटली ये अच्छे पॉइंट्स हैं। ऑन द डाउन साइड फर्दर 375 विल एक्ट एज मेजर सपोर्ट फॉर IRCTC, और अपसाइड जाने के लिए इसके पास में रूम बहुत अच्छा अवेलेबल है, करीबन 830 से लेकर 840 का। बट थोड़ा सा नज़रिया थोड़ा सा आप इंट्राडे ना रखते हुए कम से कम आप हफ्ता या 10 दिन का अगर रखेंगे तो यहाँ पे आपको अच्छे मूव्स आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा प्रियंका आप देखें ITC भी आज बहुत अच्छी तरीके से होल्ड कर रहा है, और जिस तरीके के लेवल्स पे अभी मेंटेन्ड है मुझे लगता है कि ITC में भी आपको एक अच्छी चाल आती हुई दिखेगी। और ये जो स्टॉक है करीबन मुझे लगता है दोबारा आपको 265 266 के लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। तो ITC पे भी मेरी नज़र बनी रहेगी। ऐसे शेयर्स ज़्यादा आज रिएक्ट कर रहे हैं जिनके सर्किट फिल्टर्स चेंज किए गए हैं, और ये होने भी चाहिए क्योंकि सर्किट फिल्टर अगर अपवर्ड रिवीजन में हुए हैं तो उनके पास अब रूम काफ़ी होगा। उसमें से एक अदानी ट्रांस भी है, आप देख पा रहे हैं अदानी ट्रांस अब 6% ऊपर है। खुश एक बार जरा इस शेयर को चेक कीजिए। ऑल दो पावर के स्टॉक्स वैसे अच्छे चल रहे हैं, ऊपर से सोने पे सुहागा ये हो गया कि सर्किट फिल्टर्स भी चेंज हो गए, और उसमें अदानी के शेयर्स बहुत हैं। जी हाँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रनअप है। इनफैक्ट अभी नहीं, अगर हम पिछले 3-4 महीने का सेटअप देखें तो ऑलमोस्ट स्टेडी रन के साथ ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, कहीं कोई नेगेटिव संकेत नहीं है। इनफैक्ट थोड़े दिन पहले ही एक बेस फॉर्मेशन बना के स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। आई वुडंट रूल आउट अ मूव टू 2750 ऑन दिस स्टॉक, लेकिन अगर किसी के पास ये स्टॉक ऑलरेडी हो तो इतने अच्छे रनअप के बाद एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलिए, बेटर रहेगा। ये देखना ज़रूरी है कौन कौन से स्टॉक्स में सर्किट फिल्टर चेंजेस हुए हैं और कैसे वो एक्ट कर रहे हैं। देखिए BGR एनर्जी, ओके, पेनाशे बायोटेक 3%, कुछ खास नहीं। और चेंज करिए डायरेक्टर साहब और देखते हैं कौन कौन से मूवमेंट आ रहा है। अदानी ट्रांसमिशन तो एक स्टॉक है, ओके। सोलारा एक्टिव, ये भी एक API कंपनी है, वहाँ भी अच्छा मूवमेंट है, 5% अप है इस समय। इसमें भी सर्किट फिल्टर चेंज हुए। दूसरी प्लेट लेके आइए और हम वहाँ पे बताएंगे कि और कौन से स्टॉक्स में मूवमेंट आ रहा है। MTNL तो खैर यूजलेस है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, ये एक स्टॉक है जिसमें 3% का अप मूव आपको दिखाई दे रहा है। तो बहुत बड़ा चौतरफा मूव नहीं है, अभी सेलेक्ट स्टॉक्स में ही मूव आपको दिख रहा है। मनाली पेट्रो, ऑब्वियसली GRM अच्छे हैं। श्री रेणुका, उसके अंदर तो एक और स्टोरी भी है कि उसमें रेसिडुअल स्टेक भी विल्बर शायद ले सकता है। एनीवेज आगे चलते हैं और हम बात करते हैं इस समय मार्केट की। रियल एस्टेट स्टॉक में लोधा के नंबर्स के बाद प्रेस्टीज, एस्टेट, शोभा, उन सब में अच्छा मूवमेंट आ रहा है। रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक बार वापस आते हैं चार्ट्स पे। आपको लग रहा है यहाँ 1200 के लेवल से मैक्रोटेप में थोड़ी और स्टीम बची है? खुश जी देखिए, आपको ध्यान होगा हम रियल एस्टेट पे काफी समय से बुलिश हैं, और हमें लग रहा है कि ये आने वाले कुछ महीनों का इनफैक्ट थीम ऑफ द ईयर भी हो सकता है। सो रियल एस्टेट ऑल इन ऑल लुक्स गुड। जिस तरीके का रन हमने लोधा में लास्ट कुछ दिनों में देखा है, उस तरह से इसका मोमेंटम जो है वो बरकरार रहेगा। हालांकि पिछले 6 महीने का डेटा देखें तो एक लोअर टॉप पैटर्न बना रहा था, बट फॉर द लास्ट कपल ऑफ वीक्स, कपल ऑफ सेशंस जो इसमें मोमेंटम टर्न अराउंड हुआ है, शॉर्ट टर्म एवरेजेस भी अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को क्रॉस करके ऊपर आए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है। आई वुड एक्सपेक्ट दिस मोमेंटम टू कंटिन्यू फॉर द कमिंग डेज। और 1250 और 1270 की जो रेंज है ना, वहां पे स्टॉक में काफी रेजिस्टेंस देखा गया है पहले, तो वहां तक तो इस स्टॉक में जाने का दमखम फिलहाल इस करंट लेवल से लग रहा है। और अगर कोई स्टॉप लॉस चाहे तो 1150 के आसपास, 1150 के आसपास इसमें स्टॉप लॉस लगा के 1270 के टारगेट के लिए इसे यहां से भी ऐड किया जा सकता है। इस बीच 12.5 लाख शेयरों की ब्लॉक डील भारती एयरटेल पे भी लगी हुई है। तो आज जी एंटरटेनमेंट के करीब 10 करोड़ शेयर, और जी अभी तक टूटा नहीं है, ये सबसे नोटिसेबल बात। और भारती एयरटेल पे करीब 12 लाख शेयरों की ब्लॉक डील लगी, ये शेयर 0.5% नीचे है। एक बार राहुल जरा भारती एयरटेल के चार्ट चेक कीजिए, तो डील्स का साइज तो ठीक ही है, 12 लाख कम नहीं होता।
जी डेफिनेटली डिम्पी। और देखिए जब से हमने एक मार्केट में गिरावट आती हुई देखी थी मार्च महीने, वहां से एक लगातार इसने एक अपसाइड रैली दिखाई है। कंटिन्यूस हाई टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और अब जिस लेवल पे आके खड़ा हुआ है मुझे लगता है कि यहाँ पे पिछले 2 दिनों से थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। बट जिस तरीके के अब मूव्स आ रहे हैं स्टॉक के अंदर भारतीय में, मुझे लगता है कि ये 800 रुपये तक जाने की तैयारी कर रहा है। मैंने पहले भी इस स्टॉक के बारे में ये लेवल्स दे रखे हैं। ऑन दी डाउन साइड मुझे लगता है कि जो सपोर्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से प्लेस्ड है अराउंड 760 के लेवल्स पे। तो वहाँ अगर अभी भी किसी के पास में अगर पोजीशन है तो आप डेफिनेटली उसको कंटिन्यू करिए। फ्रेश खरीदारी की भी राय रहेगी विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 760 एंड टारगेट ऑफ 800 रुपीज। इसके अलावा डिम्पी जब अभी बात कर रहे थे लोधा डेवलपर्स की, वहीं रियलिटी स्पेस में ओब्रॉय रियलिटी पे भी फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहे हैं। स्टॉक बहुत ही बढ़िया तरीके से 1000 के लेवल्स के आसपास अब आ चुका है। एक शानदार आपको एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन यहाँ पे दिखेगा जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से प्लेस्ड है। वॉल्यूम भी अच्छे हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक आपको करीबन 1050 से लेकर 1070 के लेवल्स दिखा सकता है आने वाले दिनों में। और जिस तरीके के आप सेटअप बने हुए हैं बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। रुद्रा, आईटीसी पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। 260 रुपए पे आ गया है धीरे धीरे चलते चलते। इनफैक्ट वन ऑफ द बिग परफॉर्मर्स है वो लास्ट 1-1.5 महीने का। ठीक है आज फ्लैट है बट 260 से क्या लगता है यहाँ पे एक बार अपमूव हो गया है या आपको लगता है कि ये जर्नी जो धीरे धीरे चल रहा है ये आगे जारी रहेगी? Ajay ji, definitely journey will continue and ITC at 215. Dimpy ji was asking stock check and I told everyone are tired on ITC. Now it will test the patience of people who have left it. And for me, ITC is still a buy even at current level. Abhi ITC का support, नया support है around 250. Even if you buy at current level, risk reward abhi bhi अच्छा है. I am looking for initial targets of 300 on ITC with a stop loss of 250. Even at current market price, it is a buy. And if it closes above 265, big momentum will come on the upside. You will not get the stock once it closes above 265 because बहुत fast तेजी से move आ सकता है 265 का ऊपर. So I will be a clear buyer on ITC even at current level. 250 stop loss, 300 initial target. ऑलराइट, तो ये आईटीसी पे व्यू है। कई सारे काउंटर्स आप फार्मा स्पेस से एक्टिव देख रहे हैं, सिप्ला, सन फार्मा, डिविस लैब, ग्लेनमार्क। क्या लग रहा है खुश, क्या थोड़ी सी स्ट्रैटेजी डिफेंसिव भी होनी चाहिए आज? जी, लेकिन फार्मा स्पेस में हमने कुछ दिनों से काफी सेलिंग प्रेशर देखा है और अगर कोई यहाँ से बाय करना चाहे तो देखिए डिवीज लैब एक कंसोलिडेशन जोन में चला गया है और अपने जो शॉर्ट टर्म एवरेजेस हैं उसके आसपास एक सपोर्ट ले रहा है। तो बिटवीन द एंटायर पैक आई वुड से फॉर अ स्लाइटली लॉन्गिश व्यू कुछ महीनों के लिए अगर आप होल्ड करना चाहें तो डिवीज लैब कुड टर्न आउट टू बी अ रैंक आउट परफॉर्मर फ्रॉम हियर। तो एक डिफेंसिव प्ले के साथ अगर कोई फार्मा स्टॉक में एंटर करना चाहे तो डिवीज लैब विल बी आवर टॉप पिक। इसमें जिस तरीके के मूवमेंट दिख रहे हैं, इसका 200 डीए में आपका 4680 4690 के आसपास आ रहा है, वहां पे स्टॉक को रेजिस्टेंस मिल सकता है बट दैट इज स्टिल अबाउट 200 पॉइंट्स अवे। तो डिवीज लैब एक पिक रहेगा विद इन द डिफेंसिव एंड द फार्मा स्पेस। आइए हर्षा उपाध्याय को भी जोड़ते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में। हर्षा कोटक एएमसी के सीआईओ हैं। हर्षा, गुड मॉर्निंग। ईटी नाउ स्वदेश पे आपका स्वागत है। एक शानदार रिकवरी पैनिक लोज से आती हुई और अभी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहूँगा स्टार्ट अपना कॉन्वर्सेशन मिड कैप स्मॉल कैप एंड ऑफ द मार्केट में कैसे वैल्यूएशंस आप देख रहे हैं। वहाँ पे एक खास आउट परफॉर्मेंस दिख रही है और इवन अगर हम अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स की बात करें वहाँ पे यूजुअली बिजनेस मॉडल स्पेसिफिक कॉल्स लिए जाते हैं, सेक्टर कॉल नहीं। आपको क्या लगता है वैल्यूएशन अब अट्रैक्टिव हो गए थे वहाँ पे और देयर इज मेरिट कि भाई जहाँ पे रोबस्ट बिजनेस मॉडल्स हैं, जहाँ पे मार्जिन प्रेशर वगैरह के इश्यूज पास ऑन हो सकते हैं, वहाँ जरूर देखना चाहिए? गुड मॉर्निंग अजय। अगर आप देखते हैं मार्केट को, मार्केट काफी रेजिलिएंट रहा है लास्ट 5 से 6 वीक में। ये एक्चुअली कमोडिटी प्राइस प्रेशर्स जो दिख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा है मार्केट पे। मार्केट हैज बीन गोइंग अप, लेकिन हमें लगता है कि जो अर्निंग्स आएंगे मार्च क्वार्टर के या जून क्वार्टर के, उसमें काफी सारे कंपनीज पे मार्जिन प्रेशर देखने को मिलेगा। जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस हाई टीन्स पे था वो शायद थोड़ा नीचे भी जा सकता है।
और अगर इसी बात पे हम चर्चा करते हैं, मिड और स्मॉल कैप जो कंपनीज हैं वहाँ पे मार्जिन प्रेशर लार्ज कैप कंपनी से ज्यादा होने का आशंका है, क्योंकि वो इतने एस्टैब्लिश बिजनेसेस नहीं है और शायद उनको ज्यादा कंपटीशन से लड़ना पड़ेगा। और ये भी देखना चाहिए कि अगर वो पास ऑन कर देते हैं ये कमोडिटी कॉस्ट इंक्रीज को, क्या डिमांड वही लेवल पे जो पुराने लेवल्स थे वहीं पे रहेगा या बढ़ेगा? हमें लगता है कि वो शायद नहीं होगा और डिमांड कम हो सकता है। तो ये सब देखते हुए हमें लगता है कि मिड एंड स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा लमसम इन्वेस्टमेंट्स इस समय पे नहीं करना चाहिए, थोड़ा कॉशियस रहना बेटर। ओके हर्षा, रियल एस्टेट स्टॉक्स पे आपका क्या व्यू है? चाहे वो इंडिया बुल रियल्टी हो, चाहे ब्रिगेड हो, शोभा, प्रेस्टीज। मैं आपसे स्टॉक स्पेसिफिक कॉल नहीं ले रहा हूँ, मैं आपसे एक वैल्यूएशन कॉल ले रहा हूँ मोस्ट नेम्स पे, और वर्सेस जो बिजनेस मॉडल ग्रो कर रहा है। आज लोधा ने अपने वॉल्यूम नंबर्स शेयर किए, सॉलिड वॉल्यूम्स, और इसलिए उम्मीद ये बन रही है कि शायद बाकी जो अच्छे कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज, उनके भी वॉल्यूम्स का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा, बहुत डिफरेंट नहीं होगा। लेकिन हमने ऐसा भी देखा कि सीमेंट प्राइस, मेटल प्राइसेस बढ़ने की वजह से इनके मार्जिन में इतनी प्रेशर आई है कि लॉट ऑफ देम ने तो अनाउंस भी किया कि हमें प्राइस हाइक लेना पड़ेगा इवन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स पे। तो आपको लगता है ये वॉल्यूम ग्रोथ बराबर रहेगी, और इनके वैल्यूएशन कैसे लग रहे हैं इस पॉकेट के? देखिए लास्ट 2 साल में रियल एस्टेट सेक्टर बिल्कुल ऊपर आया है। तो ये जो लास्ट डिकेड्स का जो पेनफुल सिचुएशन था, जहाँ पे काफी सारे इन्वेंट्री पड़ा हुआ था, सेल्स नहीं हो रहे थे, डिमांड भी नहीं था, तो वो सब सिचुएशन से बाहर उभर के आया है और काफी अच्छे इन्वेंट्री क्लीनअप भी हुआ है और डिमांड भी काफी स्ट्रांग है। देखिए ये मार्जिन प्रेशर तो हर एक सेक्टर में आएगा। अगर आप देखते हैं पूरे निफ्टी बास्केट या मार्केट को देखते हैं, कुछ ही सेक्टर्स होंगे जहाँ पे मार्जिन प्रेशर नहीं दिखने को मिलेगा, जैसे कि मेटल्स और कुछ और कमोडिटीज में वहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। आईटी और बीएफएसआई में शायद न्यूट्रल या कुछ ही किस्म का इम्पैक्ट होगा, लेकिन बाकी सारे सेक्टर्स में मार्जिन प्रेशर को देखने को मिलेगा। रियल एस्टेट में भी वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो हैं वहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन हमें लगता है कि डिमांड इतना स्ट्रांग है कि ये जो मार्जिन प्रेशर का जो इशू होगा 1-2 क्वार्टर का, अगर वो मैनेज कर पाते हैं रियल एस्टेट कंपनीज, हमें लगता है कि नेक्स्ट 3 से 5 साल के लिए एक अच्छा बुल रन आ सकता है रियल एस्टेट और होम इम्प्रूवमेंट सेगमेंट में। मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूरा ये जो सेगमेंट है ये ठीक ठाक सिचुएशन में। हर्ष, इस बीच एक चीज़ आपसे और समझनी है, ओवरऑल अभी जो कमोडिटीज के अंदर डिस्टर्बेंस हुई है, ये एक राउंड ऑफ डिस्टर्बेंस आप और एक्सपेक्ट करते हैं या फिर अभी सेटल डाउन हो गया है सारा कुछ, इंक्लूडिंग क्रूड? ये एक्सपेक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है रशिया यूक्रेन का, और हमें पता नहीं है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कब तक चलेगा और कितना डीपर जाएगा। और अगर मान भी ले कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, क्या सप्लाई सिचुएशन इमीडिएटली नॉर्मलाइज होगा, क्या सैंक्शंस इमीडिएटली हटाए दिए जाएंगे? ये सब जो प्रश्न है इनके बारे में तो कोई जवाब मिलना इतना आसान नहीं है। तो हमें लगता है कि 1 या 2 तिमाही एटलीस्ट कमोडिटी कॉस्ट प्रेशर्स कंटिन्यू होंगे। अगर कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलेगा, सैंक्शंस ज़्यादा होंगे या ग्लोबल पावर्स भी इस कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा लेने के लिए आ जाएंगे, तो शायद ये और भी लंबा चल सकता है। ऑलराइट, ठीक है हर्ष, ऐसे में अब आपका क्या व्यू बन रहा है? अगर हम कमोडिटीज़ पे भी बात करें, कमोडिटीज़ प्राइस अब देख रहे हैं कि जिस तरह से ब्रेंट की जो चाल है, क्रूड की चाल है, उसी तरह से स्टॉक्स भी रिएक्ट करते हैं, उसी तरह से स्पेसेस भी रिएक्ट करते हैं। पर अभी आपको लगता है कि एनर्जी प्राइस की एडजस्टमेंट पूरी तरह नहीं हुई है, और जाहिर तौर पर हो भी कैसे सकती है जब तक अभी भी सर्ज है या सिचुएशन सेटल नहीं हुई है। ये एडजस्टमेंट आपको कब तक लगता है हो जाएगी? देखिए ये तो अगेन ये मीडियम या लॉन्ग टर्म में ही एडजस्ट हो सकता है। शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से जो रशिया का जो प्रोडक्शन था और जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सप्लाई में जो डिस्ट्रप्शन आया है, ये सब तो इमीडिएटली तो नहीं रिसॉल्व होंगे। तो हमें लगता है कि ये जैसे बाकी कमोडिटीज पे मैंने बात किया कि 1-2 तिमाही तक एलिवेटेड प्राइसेस रह सकते हैं, तो हमें लगता है कि क्रूड ऑयल पे भी वही व्यू रहेगा। बहुत ही मुश्किल है कि ये सोचना कि क्रूड ऑयल इमीडिएटली नीचे आना चालू हो जाएगा। राइट कृष्णा, आपसे एक बात समझना चाहेंगे कि इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में
इन्वेस्टिंग रिटर्न्स कैसे कंप्रेस हो जाते हैं, इसके बारे में कुछ पर्सपेक्टिव शेयर करिए, क्योंकि ये बात निकल के आ रही है कि अगर वाकई ये इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी नहीं है और थोड़ा बरकरार रहता है, जारी रहता है, तो क्या डिप्रेस होंगी अर्निंग्स प्रोलॉन्ग बेसिस पे? क्या इसका मतलब है रिटर्न जो है इक्विटी के वो थोड़े दबाव में रहेंगे और इन्वेस्टर्स को अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करने चाहिए? देखिए अजय, जैसे भी आप देखें, अगर इन्फ्लेशन को एक मोमेंट के लिए अगर हटा भी देते हैं, तो जो रिटर्न्स 2020 और 2021 में जो आया है वो तो एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो सुपर साइज अबनॉर्मल रिटर्न्स थे। वो शायद 10 साल में 20 साल में एक बार ऐसे मार्केट में रिटर्न्स एक साल में मिल सकता है। तो इस साल अगर इन्फ्लेशन को मैं 1 मिनट के लिए साइड में रखता हूँ वो टॉपिक को, तो भी हमारा रिटर्न जो होगा फाइनेंशियल ईयर 23 में वो शायद 22 और 21 की तुलना में काफी मॉडरेट रहेगा और वॉलेटिलिटी भी ज्यादा रहेगा। और अब आते हैं हम इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन से 2 इम्पैक्ट हो सकता है। एक तो कॉर्पोरेट मार्जिन्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी पे, जैसे आपने बताया, अगर कॉस्ट प्रेशर बहुत ज्यादा होगा और वो पास ऑन नहीं कर सकते कस्टमर्स को, तो उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट होगा, अर्निंग्स ग्रोथ नीचे आएंगे। अगर मान भी लीजिए कि वो पास ऑन करते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन आएगा कि क्या वो डिमांड उसी लेवल पे मेंटेन कर पाते हैं कि या डिमांड भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ता है कोई चीज का तो वहां पे डिमांड भी कम होने का अनुमान लगा सकते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जहाँ पे अर्निंग्स अपसाइड आना बहुत ही मुश्किल है। जो कमोडिटी रिलेटेड सेक्टर्स हैं वहां पे आ सकता है, लेकिन जो कमोडिटी यूज करते हैं वहां पे पूरे सेक्टर्स में एक तरह का दबाव रहेगा मार्जिन्स पे, तो विच इज नेगेटिव फॉर अर्निंग्स ग्रोथ। और दूसरा चीज हो गया, जैसे इन्फ्लेशन स्टिकी हो जाता है, हायर लेवल पे चले जाते हैं, तो ब्याज दर भी इकोनॉमी में बढ़ते जाते हैं। जब भी ब्याज दर इकोनॉमी में बढ़ते हैं वो इक्विटी वैल्यूएशंस के लिए नेगेटिव है, क्योंकि इनवर्स कोरिलेशन है इक्विटी वैल्यूएशन और इंटरेस्ट रेट के। तो आपका जो ओवरऑल सिचुएशन है वहां पे 2 टाइप के एडवर्स इम्पैक्ट होंगे। एक तो आपका कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर आएगा, दूसरा जो है इक्विटी वैल्यूएशंस भी कम हो सकते हैं या कंप्रेस हो सकते हैं। तो दोनों चीज देखते हुए ये तो जरूर बोल सकते हैं कि जो रिटर्न्स हम अगले 12 महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो शायद लास्ट के 12 महीने से कम रहेंगे और ज्यादा वोलेटिलिटी भी रहेगा। ऑलराइट हर्ष, एक और व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि जब 2021 में हमने देखा कि 20 हो 21 हो मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस ने अच्छा खासा परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद एक व्यू ये था कि इस साल शायद आसान नहीं होगा इन 2 स्पेसेस के लिए। लेकिन जिस तरह की आउट परफॉर्मेंस मिड कैप स्पेस आपको फिर से दिखा रहा है, स्मॉल कैप स्पेस के कई सारे स्टॉक सर्च कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है ये साल मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस के लिए? आपका क्या व्यू बन रहा है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, मिड और स्मॉल कैप कंपनीज में इतने एस्टेब्लिश्ड बिजनेस मॉडल नहीं होता है काफी सारे कंपनीज में, और जहाँ पे जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस आते हैं रॉ मटेरियल प्राइसेस या डिमांड में, वो मैनेज करना उनके लिए लार्ज कंपनी से ज्यादा मुश्किल पड़ता है। तो वो व्यू है हमारा मिड और स्मॉल कैप पे। और यहाँ पे वैल्यूएशंस भी इतने सस्ते नहीं है। 2020 में तो बहुत वैल्यूएशन कंफर्ट था। अगर अभी हम देखते हैं तो एटलीस्ट इंडेक्स लेवल पे जब हम देखते हैं, मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स काफी लार्ज कैप के बराबर ही चल रहा है वैल्यूएशन। तो देयर इज नो रिलेटिव वैल्यूएशन कंफर्ट। तो ये सब देखते हुए हमें लगता है कि एक्चुअली जो वोलेटिलिटी रहेगा वो मिड और स्मॉल कैप में ज्यादा ही होगा गोइंग फॉरवर्ड। तो उस हिसाब से अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको बॉटम अप एवैल्यूएशन करना चाहिए और स्टैगर्ड अप्रोच रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट में। एक बार में पूरा लमसम मिड और स्मॉल कैप में नहीं डालना चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे वैल्यूएशन कंफर्ट मिलेगा उनका एलोकेशन बढ़ना चाहिए, वो हम सजेस्ट करते हैं। अगर कमोडिटीज़ की बात करते हैं, कमोडिटी में एक व्यू ये आ रहा है कि चाइना ने अपनी जो 4th क्वार्टर ग्रोथ एस्टिमेट सेट की है वो लोएस्ट है 91 से। बाकी ग्लोब में भी ग्रोथ के बहुत बड़े कंसर्न आ रहे हैं। इंडिया ऑफकोर्स 7.5% ग्रोथ की बात कर रहा है नेक्स्ट ईयर। ऐसे हाल में जब स्लो ग्रोथ होगी तो कमोडिटी प्राइसेस कहाँ जाएंगी आपके हिसाब से? और कमोडिटी प्राइसेस अगर नीचे आएंगी तो इंडियन कमोडिटी कंपनीज की रियलाइजेशन की ट्रेंड भी नीचे होगी। दूसरी तरफ ये बात आ रहा है कि बहुत सारी कंपनीज, इंडियन कमोडिटी कंपनीज स्पेशली मेटल, वो उनके कैश प्रॉफिट इतने ज़्यादा होंगे कि वो बहुत शार्प डेट रिडक्शन होंगे। क्या आपको ये बात ऑलरेडी इन द प्राइस नज़र आती है, या स्टॉक प्राइसेस कमोडिटी प्राइसेस के डिफरेंट डायरेक्शन में भी जा सकते हैं? इवन इफ रियलाइजेशन नीचे आए, प्राइसेस नीचे आए, यहाँ स्टॉक्स ना गिरें, ऐसा हो सकता है?
अजय, बिल्कुल अच्छा सवाल है। देखिए, ये शॉर्ट टर्म में तो कमोडिटी प्राइसेस हाई है, इसलिए स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपने बोला, अगर इतने ही महंगे कमोडिटी प्राइसेस रहेंगे तो क्या डिमांड उतना ही रहेगा, क्या एडिशनल प्रोडक्शन आएगा, उसके हिसाब से फिर प्राइसेस नीचे आएंगे? ये सब क्वेश्चंस इन्वेस्टर्स के माइंड में आते हैं। लेकिन हमें लगता है कि ये थोड़ा स्ट्रक्चरल है जो इस बार कमोडिटी सेक्टर में हो रहा है। अगर आप रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को साइड में रख के भी बात करते हैं, उससे पहले भी कमोडिटी प्राइसेस बहुत ऊपर थे, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ जो लास्ट काफी सालों से हुआ है, उसके हिसाब से कमोडिटीज में कैपेसिटी एडिशन नहीं हुआ है। इनफैक्ट कमोडिटी कैपेसिटी जो है वो प्रोडक्शन से बाहर गया है, जैसे कि ESG कंसर्न्स लेते हुए या कोई रेगुलेटरी कंसर्न लेते हुए। तो काफी सारा जो प्रोडक्शन था कमोडिटीज में वो शायद वापस नहीं आएगा, या वापस भी आएगा तो काफी हाई कॉस्ट प्रोडक्शन के हिसाब से वापस आएगा। जैसे कि अभी इमीडिएटली अगर आप देखते हैं, अगर फ्यूल प्राइसेस देखते हैं, क्रूड ऑयल और रिलेटेड प्राइसेस इतने बड़े हैं, तो हर एक कमोडिटी कंपनी का फ्यूल कॉस्ट बढ़ चुका है। अगर कोई कैपेसिटी वापस भी आता है, अगर वो पहले एक्स लेवल पे अगर उसका प्रॉफिट मार्जिन था, तो अभी शायद वही एक्स लेवल का मार्जिन लेने के लिए उनको काफी ऊपर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे एक तरह से उनका जो मार्जिन प्रोफाइल था वो रीसेट हो चुका है। तो उस हिसाब से काफी सारी जो ओल्ड कैपेसिटीज हैं वो शायद ही कॉम्पीट कर पाएंगे ये नए डायनामिक्स में, जहाँ पे फ्यूल कॉस्ट इतने हाई है और जहाँ पे ESG कंसर्न्स के रिलेटेड में इतने सारे नए इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं उनको मॉडर्नाइज करने के लिए। तो ये सब देखते हुए हमें नहीं लगता है कि ये जो कमोडिटीज में जो पॉजिटिवनेस है ये इमीडिएटली खत्म हो जाएगा। हो सकता है प्राइस नीचे आए, ऊपर जाए, वो वोलेटिलिटी रहे, वो सब पॉसिबल है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मीडियम या लॉन्ग टर्म की सोच करते हैं तो लगता है कि कमोडिटी जो शॉर्ट सप्लाई में है वो शायद शॉर्ट सप्लाई में ही कंटिन्यू होगा। ग्लोबल ग्रोथ शायद कम होगा, लेकिन इतना भी कम नहीं होगा कि एकदम कमोडिटीज पे उसका बहुत असर पड़े। ये अभी का व्यू है हमारा। ऑलराइट हर्षा, थैंक यू वेरी मच। हमसे बात करने के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षा उपाध्याय, कोटक KMC के CIO, अपना व्यू शेयर कर रहे थे मार्केट्स, मिड कैप्स और डिफरेंट सेक्टर्स पे। बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स की, लेकिन उससे पहले ये है आपका निफ्टी 50 का इंट्राडे ग्राफ अभी तक का, आधे घंटे का। लेकिन ये है बैंक निफ्टी का इंट्राडे ग्राफ, जिसमें आपको नीचे के लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी आती हुई नज़र आ रही है। इंट्राडे रिकवरी की बात हमने आपसे सुबह भी की थी शो खुलने पे, डिम्पी, और हमने ये बात आपसे कही थी कि देखिए इंटरडे अगर रिकवरी आनी है तो आज अटेम्प्ट होगी। आज फर्स्ट आवर ऑफ ट्रेड में लोएस्ट पॉइंट इन द टाइम बनना चाहिए। एटलीस्ट बैंक निफ्टी में अगर आप वो देख रहे हैं कोने में लेफ्ट हैंड साइड को, तो फर्स्ट आवर ऑफ द ट्रेड में ही लोएस्ट पॉइंट बन गया है, वहाँ से इंटरडे रिकवरी आई। तो एक ये लॉन्ग ट्रेड रिवॉर्ड हो रहा है जिसने भी लिया होगा। अब आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी अभी फ्लैट है, वहाँ पे अटेम्प्ट नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा पुल बैक। ये देखना होगा सेकेंड हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन में क्या सिमिलर पुल बैक यहाँ भी अटेम्प्ट होता है। हालांकि लॉसेस कम हुए हैं फॉर श्योर, और बैंक निफ्टी का वेट इतना ज़्यादा है कि यहाँ भी उम्मीद ये है कि किसी न किसी प्रपोर्शन में यहाँ पे एक पुल बैक अटेम्प्ट होगा। इंडिया विक्स डेज लो पे आ रही है, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रही हैं और वो आपको स्क्रीन पे दिख चुका है। अब चलते हैं और कुछ स्पेसिफिक स्टॉक आइडियाज़ और मार्केट व्यू की बात करते हैं। हमने नील बहल से कल बात की थी, वो दो स्पेसिफिक एरियाज़ में परचेजिंग चालू कर दी है उन्होंने, म्यूज़िक स्ट्रीमिंग और QSR। आइए वो जानते हैं। दिनशो ईरानी की भी व्यू समझ लेते हैं मार्केट में वो क्या कर रहे हैं अभी। हमारे पोर्टफोलियो में जो मेन इंटरेस्ट है सफायर फूड्स में, अगेन नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस और एनीथिंग, जस्ट एकेडमिक पर्पस। अभी देखिए QSR स्पेस में हो क्या रहा है। 3 साल पहले तक क्या था मॉडल कि आप रेस्टोरेंट में जाओगे, आप रेस्टोरेंट में खाओगे, लॉट ऑफ कैपेक्स रिक्वायरमेंट होती थी। अभी सडनली क्या हो गया, बिकॉज ऑफ जोमेटो, स्विगी एंड इंटरनेट जनरली एंड टेक्नोलॉजी अराउंड दिस, आपका 1 लाख का सेल होता था महीने का फ्रॉम रेगुलर पीपल कमिंग एंड ईटिंग। अभी क्या हो रहा है कि आपका क्लाउड किचन भी आ गया, तो सेम इन्वेस्टमेंट में आपका 1 लाख प्लस 50,000 रुपया और भी आ जाता है। सो विद द सेम इन्वेस्टमेंट आपका अभी ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ गया है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। सो ये सारे शेयर अभी उनकी यूनिट इकोनॉमिक्स बढ़ गई है, बेटर हो गई है। सो ये सारे शेयर में मेरे हिसाब से री रेटिंग होनी चाहिए वैल्यूएशन में, बिकॉज ये मुझे लगता है ये बुल रन आई मीन जो री रेटिंग होगा ये मेगा ट्रेंड है। QSR
सारेगामा भी हमारे पोर्टफोलियो में, दूसरी कंपनी जो म्यूज़िक लाइसेंसिंग में टिप्स इंडस्ट्रीज़ वो भी हमारे पोर्टफोलियो में है। टिप्स इंडस्ट्रीज़ में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है जहाँ पर सिमिलर टू सारेगामा जो इंटरनेट का रेवोल्यूशन है उनसे उनकी स्ट्रीमिंग रेवेन्यू, लाइसेंसिंग रेवेन्यू बढ़ रही है, बट उनके पास दो डिवीज़न है, एक है मूवी प्रोडक्शन डिवीज़न और दूसरा है म्यूज़िक डिवीज़न और दूसरा है प्रोडक्शन डिवीज़न। अभी मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको क्लीन कंपनी चाहिए होती है, तो प्रोडक्शन तो हमारे जैसे इन्वेस्टर हो तो हमको ज़्यादा बेटर होता है कि खाली म्यूज़िक डिवीज़न हो। तो ये क्या कर रहे हैं, ये प्रोडक्शन डिवीज़न को निकाल रहे हैं। बिल्कुल। तो अगले कुछ महीनों में टिप्स में क्या होगा कि खाली म्यूज़िक कंपनी होगी। और अगर आप नोटिस करो कि पूरे ग्लोबली में ग्लोबल सिचुएशन में क्या हो रहा है म्यूज़िक इंडस्ट्री में, सारे जो म्यूज़िक लाइसेंसेस कंपनीज है सबको टेक ओवर करे जा रहे हैं। म्यूज़िक एज अ इंडस्ट्री हैज़ गॉन, मतलब वो अभी जो ट्रेडिशनल बिजनेस था अभी ट्रेडिशनल नहीं रहा, वो टेक्नोलॉजी कंज्यूमर इंटरनेट स्टोरी हो गया है। तो मल्टीपल्स इंप्रूव हो रहे हैं और जैसे जैसे आप ये स्पेशल सिचुएशन करते हो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस मल्टीपल भी इंप्रूव होता है। एक्चुअली जो हमने जो एक्यूमुलेट किया है वो तो कर लिया, पर अभी हमें लग रहा है कि थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए बाजार में, और हम भी वही कर रहे हैं, हम भी थोड़ी सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि अभी ये साल जो आउटलायर इवेंट्स होते हैं जो आपके बड़े कम होते हैं पर फिर भी जो आके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो इस बार बहुत ज्यादा हो गए। जैसे स्टैटिस्टिक्स में उसको बोलते हैं लेप्टोकर्टिक कर्व बोलते हैं, जिसमें टेल्स जो होती है बड़ी मोटी होती है, मतलब उसमें इवेंट्स जो होते हैं आउटलायर इवेंट्स वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो अभी ये बहुत ज्यादा हो रहे हैं साल में, इसलिए अभी हमें ऐसा लगा। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं या जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके डिसीजन लेने का प्रोसेस थोड़ा थम जाता है, थोड़ा हल्का हो जाता है, थोड़ा क्वेश्चन में आने लगता है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि अभी थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये जो इवेंट्स है वो आसानी से भी नहीं जा रहे हैं। मतलब आप जैसे यूक्रेन की वॉर की बात है, वो ठीक है, आई मीन सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये होगा कि वॉर थम जाए, अभी आज ही बंद हो जाए। पर अभी वो भी होने के बावजूद सैंक्शन तो जाने वाले हैं नहीं रशिया पे, क्योंकि पूरी दुनिया बड़ी खफा है उनसे, तो वो सैंक्शन आसानी से जाएंगे नहीं। वो नहीं हुआ तो आपकी कमोडिटी प्राइसेस इन्फ्लेटेड ही रहेंगी, और वो भी एनर्जी ड्रिवन कमोडिटीज है जो सीधा इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती है, सीधा कंज्यूमर को इम्पैक्ट करती है। The world is probably realizing that ESG has impacted supply side more than it has impacted demand. The underinvestment in conventional energy over the last 5-10 years is likely to lead to higher energy prices. And of course, what is happening in Ukraine, I think will also encourage countries to onshore the key building blocks of the economy, whether it is and energy is clearly one of them. So I think to ensure security of supply, I think countries would prefer to have local sources of energy, whatever these be. And that's why these stocks are so cheap. I mean, the dividend yields were more than or are close to even bond yields. So I think even if cost of capital goes up marginally, I think there is still quite a bit of room for these stocks to be before they are fairly valued. And I also feel finally that, I mean, you must have observed what is happening on the power exchanges. The power prices are extremely high and there is not enough supply. India has not added conventional power plants for maybe close to 10 years and demand continues to grow. So I think sooner than later, I think India will also consider adding more thermal capacity. ऑलराइट, चलिए एक बार फिर से आप ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो सुन ही रहे थे बिग वॉइसेस के। एक बार मार्केट्स पर अगर नजर डालें तो इस वक्त आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी दिख रही है। कहाँ लगभग 300 पॉइंट्स के गैप डाउन के साथ खुले थे, अब सिर्फ 100 पॉइंट्स का आपको डेंट दिखाई दे रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स में आपको फास्ट रिकवरी दिखाई दे रही है। आप अगर यहाँ देखें तो आपको पीएनबी, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन सब में पिछले 15 मिनट में आपको एक शार्प रिकवरी भी दिखाई दी है। एक्सिस बैंक अब 0.5% और पीएनबी में फास्ट रिकवरी, आपको लगभग 1% तक की रिकवरी, और आपको आईसीआईसीआई, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, इन सभी में इस वक्त रिकवरी दिखाई दे रही है। तो बैंक निफ्टी इज ट्राइंग
इज ट्राइंग फॉर अ पुल बैक। देखते हैं कि यहाँ पर इंडेक्स पर निफ्टी पर किस तरह का पुल बैक बाद में अटेम्प्ट होता है या नहीं, लेकिन अभी फिलहाल लगभग 80 पॉइंट्स का आपको डेंट निफ्टी पर दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे, एक बार सुमित से भी समझेंगे कि कौन से स्टॉक्स हैं आज जहाँ अच्छा खासा वॉल्यूम है, सर्ज इन एक्शन है, सर्ज इन प्राइस है। एक पूरी लिस्ट ऑफ स्टॉक्स उन्होंने कंपाइल किया है। सुमित बताएं। पहले तो येस बैंक पे फोकस रहेगा। पिछले 2 दिनों से अच्छे खासे गेंस दिख रहे हैं इस स्टॉक पे। न्यूज़ रिपोर्ट जो सजेस्ट कर रही है वो ये है कि कोटक महिंद्रा बैंक के साथ शायद मर्जर अनाउंसमेंट आ सकता है। पिछले 2 दिनों में जो मूव अगर आप देखते हैं तो कल करीब 15% के गेंस के साथ, आज भी 7% के गेंस के साथ 10% तक ये स्टॉक चढ़ चुका था, तो ये स्टॉक थोड़ा फोकस में है। उसके अलावा शारदा क्रॉप, ये स्टॉक पिछले 3 दिनों से गेंस किए जा रहा है। आज के अगर वॉल्यूम्स की खास की अगर हम बात करते हैं तो 6 टाइम्स थे इसके 20 डे एवरेज के सामने। अब थोड़ा उतर चुका है ये स्टॉक करीब 2% के गेंस के साथ। पहले ये वन ऑफ द टॉप गेनर्स था NSE 500 इंडेक्स में। उसके अलावा अगर निफ्टी फार्मा इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं, थोड़े बुलिश ट्रेंड्स दिख रहे हैं फार्मा इंडेक्स की तरफ। सारे स्टॉक्स में गेंस दिख रहे हैं सिवाय के ग्लैंड फार्मा और नैटको फार्मा के। और उसके अलावा अगर लूजर्स साइड में हम देखते हैं तो एस्कॉर्ट्स, अभी ये पिछले 6 दिनों से ये स्टॉक गेन किया जा रहा था, बट आज के ट्रेड में नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। हाल ही में क्रेडिट स्विस ने डाउनग्रेड किया है अपना रेटिंग, इस स्टॉक पे अंडर परफॉर्म रेटिंग पे आ गया है। और अगर आप टारगेट प्राइस देखते हैं तो वो करीब 1470 रुपीज़ का। और अगर आज की वॉल्यूम्स की अगर हम बात करते हैं तो वो 7 टाइम्स है इसके 20 डे एवरेज के सामने। स्टॉक भी काफ़ी वीकनेस दिखा रहा है। और आखिर में स्टर्लिंग विल्सन, इस स्टॉक पे भी फोकस रहेगा। आज 4th क्वार्टर रिजल्ट्स है कंपनी के, और उसके पहले थोड़ी बहुत वीकनेस हमें स्टॉक पे दिख रहा है। करीब 2% के डिक्लाइन के साथ ट्रेड कर रहा है स्टर्लिंग एंड विल्सन। ओके ठीक है, वो सारे शेयर्स हैं जिनमें आज कहीं ना कहीं एक्शन है, और न्यूज़ की वजह से, अलग अलग खबरों की वजह से कहीं ना कहीं एक्शन ज़रूर है इसमें। सुमित शुक्रिया आपका। गौरव बिस्सा इस बीच हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, एक बार जरा हेवल्स के चार्ट देखेंगे आप, ये ठीक दिख रहा है, ये नॉन स्टॉप चला है, ये 1000 रुपये से 1300 रुपये ऑलमोस्ट होने को है, ये नॉन स्टॉप चला है। जी बिल्कुल, अगर आप इसके डेली चार्ट्स अगर देखते हैं, जो प्रीवियस इसका जो स्विंग हाई था 1230 1235 का, उसके ऊपर जब इसने मोमेंटम पकड़ा है तो और काफ़ी वॉल्यूम के साथ ऊपर चला है। यहाँ पे मैं कहूँगा जब तक ये 1230 वाला सस्टेन हो रहा है तो और आपको अपसाइड यहाँ पे देखने मिल सकती है, और ये मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। तो वो लिहाज से मुझे एवरेज जो है यहाँ पे अभी भी बढ़िया लग रहा है। ठीक है, इस बीच एक और शेयर है आज जो कि मुश्किल में दिख रहा है, वो है KPIT टेक, 1 से 1.5% नीचे है। ये मिड कैप IT कंपनीज पे राहुल एक बार जरा आप चेक कीजिएगा इसका चार्ट। मिड कैप IT कंपनीज में वो बढ़त नहीं है जो आप फ्रंट लाइन शेयर्स में है, जैसे TCS इन्फोसिस चलता है। अब ऐसे मिड कैप IT थोड़ा गुम से दिखते हैं, स्क्रीन पे जल्दी जल्दी दिखते नहीं है। KPIT प्रॉब्लम में है क्या कुछ सर? चेक करेंगे। देखिए टिम्पी जी, जैसा आप बोल रहे हैं कि ज़्यादा ये यहाँ पे आपको मूवमेंट्स नहीं आते हुए दिखते मिड कैप IT कंपनी में। ऑल्दो KPIT एक अच्छी कंपनी है, बट आप अगर चार्ट्स देखेंगे तो आपको एक कंटिन्यूस कंसोलिडेशन दिखेगी, जो कि मैं देख रहा हूँ पिछले फरवरी मार्च मंथ में। आप देखेंगे एक स्टॉक एक बिल्कुल सीमित दायरे में काम कर रहा है। ऑन दी अपसाइड 620 और ऑन दी डाउन साइड आप देखेंगे तो 560। तो ये इसके लेवल्स हैं जिसके बीच में ये कंटिन्यूस पिछले 2-3 महीने से ट्रेड कर रहा है। और मुझे लगता है कि फर्दर भी यहाँ पे कोई ऐसे अपटिक्स या फिर कोई ऐसे मेजर हमें फॉर्मेशन होते हुए नहीं दिख रहे जहाँ पे हम बोल सकें कि यहाँ से स्टॉक अच्छी चाल दिखा सकता है। तो मेरा मानना है कि KPIT टेक में अभी कंसोलिडेशन और ज़्यादा प्ले आउट होती हुई दिखेगी। इसका जो मेजर सपोर्ट लाइन है वो करीबन 510 के आसपास है, और उसके अलावा अपसाइड जाने के लिए मुझे लगता है रूम अच्छा है, बट मुझे लगता है साइडवेज कंसोलिडेट करेगी। डिम्पी जी, इसके अलावा मेरे पास एक स्टॉक आया है जो मैंने डिस्कस करना चाहूँगा, पूना वाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि करीबन 292 के लेवल्स पे चल रहा है। आप अगर स्टॉक का अगर चार्ट देखेंगे तो वहाँ पे क्लासिक राउंडिंग बॉटम का आपको फॉर्मेशन दिखेगा, और मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे रिटर्न्स बनाता हुआ दिखेगा मार्केट में। ऑन दी अपसाइड मुझे लगता है 320 से 325 के आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं पूना वाला फिनकॉर्प में। तो ये मेरा सजेशन रहेगा एज ए बाय कॉल। ऑन दी डाउन साइड पूना वाला में करीबन 285 या 284 के स्टॉप लॉस के साथ में आप ट्रेड बनाएं, बहुत ही बढ़िया मुझे चार्ट स्ट्रक्चर नजर आता है। गौरव, एक शेयर आप देखिए जरा, सन फार्मा, क्या ये सीरीज के अंदर 1000 हो जाएगा? क्योंकि ये बात तो बिल्कुल तय है कि ये 900 का अच्छा बेस बना चुका है। अब हम बीच में खड़े हैं, या तो 50 रुपये आएंगे या तो 50 रुपये जाएंगे। आने के चांसेस ज़्यादा है या फिर जाने के चांसेस?
देखिए यहाँ पे अगर मैं इसके चार्ट अगर देख रहा हूँ तो आज का जो क्लोज है या डेली क्लोज है एक बार 940 के ऊपर अगर आ जाता है तो ये 1000 को क्रॉस कर लेगा अगले कुछ दिनों के अंदर। लेकिन ये जो है एकदम इमीडिएट हडल पे चल रहा है। यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे एक राइजिंग वेज का पैटर्न बना हुआ है, तो वहाँ पे वेज के हडल पे है, वहीं पे वो थोड़ा अटक रहा है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या इसके ऊपर क्लोज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये 940 को नहीं देता है और रिजेक्शन अगर आता है तो जैसे आपके अंदर पेन बढ़ सकता है। तो यहाँ पे क्रिटिकल लेवल्स पे है 940 जब तक सस्टेन ना हो या क्लोज ना हो, मैं यहाँ पे बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। ऑलराइट, ठीक है। एक बार खुश आप मेट्रोपोलिस पर एक चार्ट चेक करके बताएं यहाँ क्या करना होगा। हम 2000 के लेवल से इसको लगातार तेजी में देख रहे हैं और विद इन वीक्स टाइम ओनली यहाँ पर क्या अगर आप पीछे एक हफ्ते का, 15 दिन का, 1 मंथ का चार्ट देखें मेट्रोपोलिस पे, सो यहाँ पर हमने एक अच्छी खासी तेजी देखी है। मोर देन 25% गेन ऑलरेडी मिल चुका होगा। क्या करना चाहिए अब यहाँ फर्दर खुश? देखिए, इतने बड़े वर्टिकल मूव के बाद जरा सा सावधान हो जाना एडवाइजेबल रहता है। और फिलहाल जिस लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो 2460 के आसपास, ये इस स्टॉक के प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल्स भी रहे हैं। तो बोथ फैक्टर्स पुट टुगेदर आई वुड सजेस्ट इस स्टॉक को वेट एंड वॉच करिए। अगर यहाँ से ऊपर जाता है, विच इज अबाउट 2500 के ऊपर की क्लोजिंग देता है, तब ये एक और नया फ्रेश मूव दे सकता है, दैट इज अप टिल 2750 के लेवल्स तक। लेकिन जिस तरीके का रन अप देखा है और जो रेजिस्टेंस लेवल्स के पास ट्रेड कर रहा है, उसके चलते मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट करिए इस स्टॉक के ऊपर, डिप पे बाय करिए, या फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच स्ट्रेटजीज पे बेटर रहेगी। ऑलराइट, ठीक है। सो ये व्यू रहेगा मेट्रोपोलिस